हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। पेडागोजी ऑफ हिंदी की हमने मैराथन तो की हुई है, अभी एक वीक पहले की थी जब मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के एग्जाम थे। इसके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहते थे, वो मैं आज करा रही हूँ। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि जब भी क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि अभी आप सेकेंड ईयर में भी आएंगे तो आप मुझसे कनेक्ट रहिएगा। और जिन लोगों को नोट्स की रिक्वायरमेंट है वो नोट्स के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 790-690-1757। यहाँ पे आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स सभी को पता है कि नोट्स पेड है, और पेड में भी बहुत ज्यादा अमाउंट मैंने नहीं रखा है, एक मिनिमल सा अमाउंट रखा है जो कि हर कोई अफोर्ड भी कर पा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे और वेरी शॉर्ट भी करेंगे, और लॉन्ग की जो क्लास थी वो हमने कर ली है। परसों जो है बहुत सारे पेडागोजिकल सब्जेक्ट का पेपर है, हिंदी भी है, मैथ का भी पेपर है और बायोलॉजी का पेपर है। तो सभी को साथ ले चलना मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा। मैराथन्स तो बाकियों की नहीं हो पाई हैं। आपकी मैराथन मैंने पहले करा दी थी, तो आज शॉर्ट वेरी शॉर्ट करा रही हूँ। तो जिस तरीके से बैलेंस बन रहा है, बनाने की कोशिश की जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। पहले 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले वो देखते हैं, फिर पीछे की तरफ चलेंगे 2022 में या 19 में जिस तरीके से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, बालक के भावनात्मक विकास में मातृभाषा का क्या महत्व है? तो देखो, जो हमारी मदर टंग होती है, मैं अपने आप को हाइड ही कर देती हूँ क्योंकि मैं दूसरे रूम में आ गई। बालक के भावनात्मक विकास में मातृभाषा का क्या महत्व है? तो मदर टंग की क्या नीड है हमारे इमोशनल डेवलपमेंट में? तो देखो, अगर हम कोई भी, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में पढ़ा रही हूँ तो आप समझ पा रहे हैं। अगर प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज हो तो भी नहीं समझ पाएंगे, और बिल्कुल शुद्ध हिंदी में यूज करने लगूं तो वो भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो हमारी मदर टंग है, जो मातृभाषा है, घर में जैसी लैंग्वेज यूज हो रही है, तो उससे हम कनेक्ट कर पाते हैं, उससे हम समझ पाते हैं। तो ये क्या है? स्वाभाविक अभिव्यक्ति का माध्यम है, यानी हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो बालक क्या है? मातृभाषा के बिना झिझक के अपने विचार, भावना व इच्छाएं व्यक्त कर सकता है, यानी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी फीलिंग्स जाहिर कर सकता है, अपनी कोई भी चीज आपको पसंद हो वो बता सकते हैं। तो इससे आप अपनी आत्म अभिव्यक्ति की क्षमता को प्रबल बनाता है। ये क्या? मदर टंग। भावनात्मक सुरक्षा का अनुभव होता है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो एक तरीके से सिक्योर हो जाती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप प्रॉपर इंग्लिश में बोल के कहेंगे कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, या कोई भी अपनी कहानी सुना रहे हैं तो वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, किसी और लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तो वो भाव ही नहीं आता है। तो ये भावनात्मक सुरक्षा का भी अनुभव करता है। तो मातृभाषा बालक को घर जैसे सुरक्षित वातावरण का अनुभव कराती है, जिससे उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, कॉन्फिडेंस आता है ना। लैंग्वेज जब अपनी बोलते हैं तब एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। आप कितना भी इंग्लिश में बोलिए वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है, लेकिन जब अपनी मातृभाषा की बात आती है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। परिवार से भी जोड़ के रखती है मातृभाषा, और समाज से भी जोड़ के रखती है, क्योंकि समाज में भी वही चलेगी और परिवार में भी वही चलती है। तो मातृभाषा के माध्यम से बालक अपने परिवार से भी जुड़ता है, परंपराओं से, सामाजिक मूल्यों से जुड़ता है, आत्मगौरव की भावना विकसित होती है। तो जब बालक मदर टंग को महत्व देता है तो उसे अपनी संस्कृति, जो अपना कल्चर है, अपने अस्तित्व के प्रति गर्व की भावना उत्पन्न होती है। संवेदनशीलता का विकास होता है। तो मातृभाषा क्या है? बालक को दूसरे की भावनाओं को समझने और उनके प्रति सहानुभूति रखने के योग्य बनाती है। किसी के हम घर जाएं, कोई ट्रेजेडी हो जाए या कोई खुशी का माहौल हो, तो हम उनके प्रति क्या है? उन्हें समझते हैं। अगर दुख है तो दुख को समझते हैं, खुशी है तो खुशी में इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो दूसरे की भावनाओं को समझने में भी मदद करती है। भावों को गहराई से समझ सकते हैं मातृभाषा के माध्यम से। मानसिक तनाव में कमी आती है। अब आपकी तो मातृभाषा है, सामने वाला प्रॉपर इंग्लिश में बात कर रहा है तो क्या है? सब इंटरप्ट हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो जब बालक मातृभाषा में सीखता है तो वह कम तनाव महसूस करता है, जिससे भावनात्मक स्थिरता भी बनी रहती है। सकारात्मक आत्म छवि का निर्माण होता है, यानी एक पॉजिटिव इमेज आपकी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य बताइए, यानी जो माइक्रो टीचिंग है उसके क्या ऑब्जेक्टिव है? माइक्रो टीचिंग का टॉपिक मैं कल भी आपसे बता रही थी कि आप किसी भी पेडागोजिकल सब्जेक्ट से माइक्रो टीचिंग पूछा ही जाता है। तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है? 5 से 10 बच्चों के समूह को पढ़ाता है एक टीचर। टीचर कौन? प्यूपिल टीचर। जैसे कि आप लोग हैं, आप क्या है? प्यूपिल टीचर में गिने जाते हैं। तो प्यूपिल टीचर जो है 5 से 10 बच्चों के ग्रुप को पढ़ाते हैं, तो वो माइक्रो टीचिंग होती है। उसमें अपनी स्किल्स को इंप्रूव किया जाता है, जैसे इंट्रोडक्टरी स्किल, सारी स्किल्स को यूज किया जाता है। तो इसमें शिक्षण कौशल का विकास होता है, यानी जो आपके कौशल हैं, जो आपकी स्किल है, उनका डेवलप होती है। त्रुटियों की पहचान कर सुधार किया जाता है, यानी त्रुटियों की पहचान कौन करता है? पीछे कोई ना कोई प्रोफेसर बैठे रहेंगे, वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, वो आपकी
गलती बताएंगे, फिर आप दोबारा से चीजों को प्रिपेयर करेंगे, प्लानिंग करेंगे और फिर दोबारा से आप इंप्लीमेंट करेंगे। सीमित समय में सीमित विषय पर केंद्रित अध्ययन का अभ्यास होता है। अब देखो 36 मिनट यानी 36 मिनट की माइक्रो टीचिंग साइकिल होती है पूरी। तो 6 मिनट आपके प्लानिंग के, फिर आपको पढ़ाना होता है बच्चों को, फिर फीडबैक लेना होता है, फिर दोबारा से प्लानिंग करनी होती है, फिर दोबारा से पढ़ाना होता है, फिर दोबारा से फीडबैक। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो शिक्षकों को छोटे छोटे शिक्षण खंडों में अभ्यास कराया जाता है जिससे स्पष्टता आती है। फीडबैक आधारित होती है, यानी फीडबैक देखो 6 मिनट का फीडबैक भी होता है कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद आप फीडबैक उनसे ले रहे हैं। विश्वास निर्माण यानी अभ्यास के साथ शिक्षक आत्मविश्वास से पढ़ाना सीखता है, कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और आपकी प्रैक्टिस भी होती है। पुनः अभ्यास की सुविधा है कि आपने अगर कुछ गलत बोल दिया है तो आप दोबारा से पढ़ा सकते हैं, दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। तकनीकी सहायता में से आत्मनिरीक्षण यानी वीडियो रिकॉर्डिंग आदि के से शिक्षक अपनी प्रस्तुति का विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में टेक्निक चेंज हो गई है, पहले माइक्रो टीचिंग वही था, क्लास में पढ़ाते थे, लेकिन आप वीडियोस के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। भविष्य के लिए ठोस तैयारी हो जाती है, यानी आप एक शिक्षक बन जाते हैं। आपकी तैयारी क्या है, आप एक प्रॉपर टीचर बन के निकलते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से माइक्रो टीचिंग करते हैं, फिर सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप करते हैं, तो आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाती है। नेक्स्ट है भाषा एक साधन तथा माध्यम है, स्पष्ट कीजिए। तो लैंग्वेज क्या है, एक टूल भी है और एक मीडियम भी है। मीडियम कैसे है, क्योंकि हम अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करते हैं, और टूल भी है क्योंकि अपनी अभिव्यक्ति करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, तो वो भी हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं। तो विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है, विचारों का आदान प्रदान, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ, अगर आप मेरे सामने होते तो आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाते। अब जैसे हम इंटरेक्शन कैसे करते हैं, व्हाट्सएप पे आप लोग मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, बहुत बार नहीं भी बात हो पाती, लेकिन बहुत बार मैं फ्री होती हूँ तो मैं वॉइस नोट आप लोगों को भेजती हूँ और आप लोग भी मुझे वॉइस नोट भेज देते हैं। तो इस तरीके से हम कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। अब वॉइस नोट किस में भेजते हैं, एआई से जनरेट करके थोड़ी ना भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, अपनी भाषा के माध्यम से। तो भाषा के माध्यम से आपने विचार साझा किए, अपने अनुभव बताए। अनुभव कैसे बताते हैं, आप एग्जाम दे के आते हैं तो बताते हैं कि दीदी अच्छा हुआ है, तो ये क्या है, अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। भावनाएं भी हम भाषा के माध्यम से ही समझते हैं। संवाद का माध्यम है, यानी कम्युनिकेशन का भी है, कम्युनिकेशन इसी के माध्यम से तो करते हैं। प्रमुख उपकरण है, स्कूल या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करना है तो भाषा ही मुख्य माध्यम है। बिना लैंग्वेज के हम कोई भी बुक या कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ तो नहीं ना सकते हैं। मैथ भी पढ़ रहे हैं तो भी उसमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, या तो इंग्लिश में होगी मैथ की बुक या हिंदी में होगी। कोई और साइंस पढ़ रहे हैं तो या तो हिंदी में साइंस होगा या इंग्लिश में होगा, तो भाषा की जरूरत पड़ती है। सांस्कृतिक संप्रेषण का साधन है, यानी जो हमारा कल्चरल एक तरीके से कम्युनिकेशन है, कल्चरल इंटरेक्शन है, तो उसका भी एक साधन है। हम अपनी संस्कृति, परंपराएं, मान्यताएं और लोक कथा भाषा के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। हम बच्चों को समझा रहे हैं होली के बारे में, दिवाली के बारे में, या कोई भी मोमडन है तो ईद के बारे में, तो किसके द्वारा बता रहे हैं, कैसे अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो भाषा के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। ज्ञान संचरण का माध्यम है, यानी अगर हमें नॉलेज ट्रांसफर करनी है, नॉलेज या एक्वायर करनी है, तो भी हम भाषा के माध्यम से ही करेंगे। समाज में व्यवहार करना है, किसी को डायरेक्शन देनी है, तो वो भी भाषा के माध्यम से ही करेंगे। विचार विमर्श और आलोचनात्मक का साधन है। आलोचनात्मक सोच, तर्क वितर्क और विश्लेषण भाषा के बिना संभव नहीं है। यानी ना तो हम सोच सकते हैं, अगर हमारे दिमाग में भी कोई बात चल रही है तो ऐसा थोड़ी है कि हम बोलते तो हिंदी है और चल रहा है दिमाग में कुछ और, ऐसा थोड़ी होता है। तो अपनी मातृभाषा में या अपनी भाषा में ही हम चीजों को सोचते हैं, उसी से हम तर्क कर सकते हैं, उसी से हम सोच सकते हैं, उसी से हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो भाषा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये रचनात्मकता को अभिव्यक्ति देना, यानी साहित्य, कविता, नाटक आदि के माध्यम से रचनात्मक भावों को भाषा में ही व्यक्त करते हैं। कोई भी पोयम आप लिख रहे हैं तो लैंग्वेज में लिखेंगे, कोई साहित्य लिख रहे हैं तो लैंग्वेज में लिखेंगे, कोई भी नाटक आप कर रहे हैं या हिंदी में करेंगे, इंग्लिश में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहस्वर वाचन और मौन वाचन में अंतर बताइए। सहस्वर क्या होता है, यानी लाउड रीडिंग, बोल बोल के, जैसे मैं बोल रही हूँ तो बोल बोल के पढ़ते हैं ना, जैसे याद करते हैं। साइलेंट रीडिंग यानी मन मन में पढ़ना, जैसे बिल्कुल बिना बोले, घर वाले भी बैठे हैं पास में या कोई भी बैठा है, किसी को आवाज ही नहीं आ रही कि कौन से पेज पे आ रहा है ये बच्चा, कि कौन सी लाइन पे आ रहा है। तो मौन वाचन यानी मन मन में पढ़ना। तो लाउड रीडिंग में क्या है, हम पढ़ते समय आवाज का प्रयोग करते हैं, मौन में हम आवाज का प्रयोग नहीं करते, आंखों से पढ़ा जाता है, देख के बस। इसमें क्या, शिक्षक या विद्यार्थी दूसरों को सुनाने के लिए पढ़ते हैं या सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं, लेकिन इसमें क्या, खुद को स्वयं को समझने के लिए पढ़ा जाता है। अब जैसे आप नोट्स रीड कर रहे हैं तो मन मन में कर रहे हैं, तो खुद को ही तो समझा रहे हैं, तो स्वयं समझने के लिए पढ़ा जाता है। उच्चारण, स्वर, गति, ठहराव आदि का ध्यान रखा जाता है। जब हम लाउड रीडिंग करते हैं, क्लास में बच्चा उठाया कि रीडिंग कीजिए, तो जब रीडिंग करते हैं तो उसमें उच्चारण भी देखा जाता है
है ना, उसमें गति भी देखी जाती है, फुल स्टॉप भी देखा जाता है। अगर बच्चे फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, तो टीचर बोलते हैं ना कि फुल स्टॉप पे थोड़ा सा रुकना है। तो और फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन, बहुत सारे शब्द हम गलत बोल देते हैं तो उसके लिए भी टीचर टोकते हैं, स्कूल में ऐसा होता था। और जो मौन वाचन है यानी जो साइलेंट रीडिंग है, ये केवल समझने की क्षमता और एकाग्रता पर जोर देता है। भाषा की ध्वनियों की शुद्धता सिखाई जाती है, यानी अगर हम तेज तेज बोलते हैं, तेज आवाज में बोल रहे हैं, तो उसमें हमें ध्वनियों की शुद्धता भी सिखाई जाएगी कि किस तरीके से हमें बोलना है। लेकिन इसमें क्या है, साइलेंट रीडिंग में अगर मन मन में पढ़ रहे हैं तो हम गहराई से देखेंगे, गहराई से टॉपिक को समझेंगे और इस तरीके से भी बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ के पढ़ते रहते हैं मन मन में, उसे समझते रहते हैं, उसमें ध्यान लगाना जरूरी है। जो लाउड रीडिंग है सामान्यतः प्राथमिक कक्षाओं में उपयोग होती है, यानी शुरुआती कक्षाओं में छोटे बच्चे को लाउड रीडिंग इसलिए कराई जाती है ताकि उनके अंदर फ्लुएंसी आ सके, उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो सके, उच्चारण। जो मौन विधि है यानी ये साइलेंट रीडिंग है, इसमें उच्च कक्षाओं में अधिक प्रभावी होती है। यानी आप जैसे हायर एजुकेशन में आप लोग आ गए हैं बीएड में, या आगे आप एमएड करते हैं, कोई भी आप डिग्री कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, मन मन में पढ़ते हैं। अब थोड़ी ना चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे, नहीं तो घर के बोलेंगे क्या बच्चों की तरह इतने तेज तेज बोल रहे हो। इसमें समय अधिक लगता है लाउड रीडिंग में, और जो साइलेंट रीडिंग होती है आंखों से देख देख के पढ़ते हैं तो समय की भी बचत होती है। इसमें ध्यान भंग होने की संभावना अधिक होती है, लेकिन इसमें ध्यान केंद्रित रहता है, आत्ममंथन संभव है। यह बोलने और सुनने के कौशल को बढ़ावा देता है, यह पढ़ने और समझने की गहराई को बढ़ावा देता है। ठीक है, भाषा प्रयोगशाला के उद्देश्य बताइए। लैंग्वेज लेबोरेटरी, तो लैंग्वेज लेबोरेटरी हमने टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी में पढ़ा था। तो लैंग्वेज लेबोरेटरी होती है कि एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट या एक रूम जहां पे इक्विपमेंट्स भी हों, टूल्स भी हों, टेक्निक भी हों, जहां हम भाषा पे फ्लुएंसी पा सकें, अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर सकें, भाषा में एक तरीके से एक्सपर्ट बन जाएं। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं तो हमें बोला जाता है कि मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। तो मिरर क्या है, एक तरीके से लैंग्वेज लेबोरेटरी में भी इस तरीके से एक रूम दिया जाता है जहां पे टूल्स और टेक्निक सारे होंगे और हम भाषा पे काम कर रहे होते हैं। भाषा बोलने सीखना, सुनना, लिखना, पढ़ना, जितने भी हमारे चारों कौशल हैं जिसे हम LSRW बोलते हैं, है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो इसमें क्या है, शुद्ध उच्चारण सीखते हैं हम, सुनने और बोलने के कौशल का विकास होता है, व्यक्तिगत अभ्यास की सुविधा होती है, यानी हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग आप सीख रहे हैं ना, तो सारे लोग थोड़ी ना सीख रहे हैं, अब सारे लोग भी सीख रहे होंगे, तो हर एक इंडिविजुअल की सुविधा मिल रही है। आप कमरे में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या है, व्यक्तिगत अभ्यास की सुविधा इसमें मिलती है। प्रत्येक छात्र अलग अलग अभ्यास कर सकता है जिससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। भाषा शिक्षण में विविधता लाना, यानी प्रयोगशाला जो लेबोरेटरी है उसमें ऑडियो, वीडियो, गेम, क्विज आदि के माध्यम से रोचक भाषा शिक्षण होता है। यानी जो लैंग्वेज सिखाई जाती है ऑडियो के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से, क्विजेस कराते हैं और क्या बोलते हैं, डिस्कशन कराते हैं, डिबेट कराते हैं, ताकि आपकी लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी हो जाए। विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारना, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं उन्हें भी सुधारा जाता है, क्योंकि लैंग्वेज लेबोरेटरी में एक आधा टीचर भी होता है। शब्द भंडार और भाषा प्रवाह में वृद्धि होती है, यानी आपकी जो वर्ड पावर है वो भी इंक्रीज होती है, क्योंकि अगर आपको भाषा पे पकड़ अच्छी करनी है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो आपको शब्द भी तो आने चाहिए। अगर आपके मन में शब्द ही नहीं है तो बोलेंगे क्या, है ना। तो इससे क्या है, नए नए शब्द, वाक्य रचना सीखकर विद्यार्थी की भाषा समृद्ध होती है। विदेशी भाषाओं का अभ्यास होता है। अब आप हिंदी सीख रहे हैं, इंग्लिश भी तो सीख सकते हैं, और लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, फ्रेंच सीख सकते हैं, तो अंग्रेजी, फ्रेंच आदि का अभ्यास सुलभ होता है। मौखिक परीक्षा की तैयारी में सहायक होता है, क्योंकि मौखिक परीक्षा में आपको बोलना ही होता है, तो बोलने और सुनने के अभ्यास से छात्र मौखिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होते हैं, MCQ जिसमें होते हैं, फिलअप होते हैं, मैच द फॉलोइंग होते हैं, जो 1 वर्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हें हम ऑब्जेक्टिव टाइप बोलते हैं। इसकी मेरिट्स क्या है, तथ्यात्मक ज्ञान की जांच में सरल, यह परीक्षाएं संक्षिप्त होती है और सीधे उत्तर देने योग्य होती हैं। अब आपसे 1 वर्ड क्वेश्चन पूछा जाए कि एक शब्द में या 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे आप लोगों के आते भी है ना 2-2 नंबर के क्वेश्चन, तो आपसे पूछा जाएगा माइक्रो टीचिंग किसने दी है, तो आप उसे एक शब्द में लिखेंगे कि ए ड्वाइट एलन ने दी है ना, ड्वाइट एलन भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही तो हो गया। तो इसमें क्या है, तथ्य की जांच की है कि भाई ये फैक्ट आपको पता है या नहीं है। तो इसमें क्या है, तथ्यात्मक ज्ञान की जांच में सरल, तेजी से मूल्यांकन संभव। अब जैसे कि फिलअप है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं तो 1 मिनट में कॉपी चेक हो जाती है, क्योंकि मशीन के अंदर आपकी कॉपी दी और चेक होके बाहर आ गई, तो इस तेजी से मूल्यांकन हो जाता है। विषय वस्तु का व्यापक आकलन होता है कि आपको पूरा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, कहां पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछ ले। अब वेरी शॉर्ट आपको मैं इतने सारे करा रही हूँ, क्यों कराती हूँ, पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाए। मानव त्रुटि से रहित, यानी जो टीचर पेपर बना रहा है तो वो भी मिस्टेक इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, या फिर आप लोग जो प्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में
आप लोग बहुत सारा लिखते हैं, 16 नंबर के क्वेश्चन में 4 से 5 पेज लिखते हैं। कुछ बच्चे तो इतना गंदा लिखते हैं कि खुद भी नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं। तो जो त्रुटि होती है, जो गलतियां होती हैं, उससे भी बचेंगे। गहराई से ज्ञान की जांच नहीं। अब ये डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स क्या है? अब जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूरा टॉपिक पूछ ले कि ब्लूम टैक्सोनॉमी को एक्सप्लेन कीजिए, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी अपने आप में चैप्टर है एक, तो इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, सारा याद करना पड़ेगा, सारा लिखना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आप रट के भी चले जाएंगे तो भी काम चल जाएगा। तो इसमें गहराई से जांच नहीं होती, यानी गहराई से ज्ञान की जांच नहीं होती। तो ये परीक्षा क्या है, विश्लेषण, तर्क शक्ति है, सृजनात्मकता की जांच नहीं करती है। इसमें बच्चा रटता ज्यादा है। कुल याददाश्त पर निर्भर है, यानी रोट मेमोराइजेशन पे डिपेंड है, तो केवल रटकर सही उत्तर दे देते हैं, समझ नहीं विकसित होती। उत्तर का अनुमान से भरने की प्रवृत्ति। अब 4 ऑप्शन दे गए हैं। अब किसी बच्चे को उस क्वेश्चन का अता पता भी ना हो और उसने आंख बंद करके सी ऑप्शन लगा दिया, मानो उसका ठीक निकल गया, तो उसकी जांच कहां हुई, उसकी परख हुई ज्ञान की? उसे तो उस क्वेश्चन का पता ही नहीं था, लेकिन वो भी ठीक है, तो वो तो होशियार माना गया। अब जैसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम है, मानो कोई 1 नंबर से 2 नंबर से रह रहा है, दूसरा बच्चा हो गया है, मानो दूसरे बच्चे के तुक्के ठीक निकल गए, तो यानी दूसरा बच्चा होशियार है। तो इसमें ज्ञान की परख नहीं होती। अनुमान से भी उत्तर लग जाते हैं। लिखने और व्याख्या कौशल की उपेक्षा होती है, ना तो लिखता है बच्चा और ना ही व्याख्या करता है, बस टिक मार्क लगा देते हैं, 1 वर्ड में होता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन स्किल। जो माइक्रो टीचिंग है उसके अंदर स्किल है, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन स्किल, तो उसके कंपोनेंट बताने। एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि स्पष्ट रूप से किसी टॉपिक को समझाना, तो उद्देश्य से स्पष्ट करना, तो शिक्षण की शुरुआत में स्पष्ट करना कि विद्यार्थी को क्या सीखना है, एक्सप्लेन करना कि आओ बच्चों आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सरल और उपयुक्त भाषा का उपयोग करना, तो जटिल विषय को आसान भाषा में समझाना आवश्यक होता है। उदाहरणों का प्रयोग करेंगे, एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा देंगे और तथ्यों को क्रमबद्ध प्रस्तुति यानी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक सीरियल वाइज हम टॉपिक पढ़ाएंगे। जैसे कि हम स्कूल लेवल पे कोई भी बुक पढ़ाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं तो सीक्वेंस में पढ़ाते हैं। ऐसा थोड़ी करते हैं कि लास्ट का चैप्टर तो पहले पढ़ा दिया बच्चों को और फर्स्ट चैप्टर बाद में पढ़ा रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं करते। हम क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो इसी तरीके से तार्किक क्रम में प्रस्तुत करने से समझ बेहतर होती है। चित्र, चार्ट और संकेतों का उपयोग करते हैं। छात्रों से प्रतिक्रिया लेना, लेकिन बच्चों से फीडबैक लेना, बच्चों से ये पूछना कि वो समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। बीच बीच में क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं कि कितना उन्हें समझ आ रहा है। प्रश्नोत्तर के माध्यम से सक्रियता बनाए रखना, यानी क्वेश्चंस के माध्यम से अगर हम क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो बच्चे भी एक्टिव रहेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो बच्चे जुबाई ले रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आएगा चल क्या रहा है। बहुत बार क्लास में ऐसा होता है कि टीचर पढ़ा रहा है, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, बच्चों को समझ ही नहीं आया कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। तो बीच में इंटरेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, या तो कोई क्विज़ करा सकते हैं या कोई डिबेट करा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं। सारांश देना यानी एक समरी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कंपोनेंट थे एक्सप्लेनेशन स्किल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुति लेख और सुलेख में क्या अंतर है, यानी डिक्टेशन और हैंड राइटिंग प्रैक्टिस में क्या अंतर है। तो आप जब छोटे होंगे तो आपके घर के भी बोलते होंगे कि क्या बोलते हैं, इमला लिख, है ना, घर वाले बोलते हैं कि कोई भी हार्ड वर्ड आपको बोल दे तो वो एक तरीके से डिक्टेशन होती है। या स्कूल में भी बोला जाता है कि आपकी डिक्टेशन हो रही है, आपको वर्ड लिखने हैं, तो कोई भी हार्ड वर्ड बोलेंगे और 10-20 वर्ड बोलेंगे और आपको लिखने होते हैं। हैंड राइटिंग प्रैक्टिस क्या होता है कि अच्छे से ये नकल कीजिए, जैसे होमवर्क में दिया जाता है, हॉलीडे होमवर्क में कि 15 आपको हैंड राइटिंग करनी है, आपको नकल करनी है। नकल यानी देख देख के लिखना, ये किया जाता है जिससे कि आपकी राइटिंग अच्छी हो जाए, है ना। और ये इसलिए किया जाता है ताकि आप वर्ड सही से लिख सकें, आप क्या है शुद्ध सही लिख सकें, बिल्कुल प्रॉपर शब्द को लिख सकें। तो क्रम श्रुति लेख यानी डिक्टेशन और हैंड राइटिंग प्रैक्टिस क्या होता है सुलेख। तो सुनकर लिखने की प्रक्रिया होती है कि टीचर ने कोई भी वर्ड बोला कि लिख के दिखाइए, विद्यार्थी शब्द लिखिए, प्रयोगशाला लिखिए, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो सुनकर लिखने की प्रक्रिया होती है। सुलेख क्या होती है कि देखकर सुंदर अक्षरों को लिखने का अभ्यास, की कोई भी बुक दे दी कि इसमें से चल एक नकल करके दिखा, एक हैंड राइटिंग करके दिखा, है ना। तो इसमें श्रवण क्षमता की परीक्षा होती है, सुन के ही तो बच्चा लिखता है, तो सुनने का जो कौशल है वो भी डेवलप होता है। लेकिन इसमें बच्चा लिखता है तो लेखन की सुंदरता और स्पष्टता का अभ्यास होता है, यानी लिखने की स्किल डेवलप होती है। डिक्टेशन में ध्यान और एकाग्रता का विशेष महत्व होता है। अगर ध्यान नहीं दिया, विद्यार्थी की जगह कुछ और सुन लिया तो गलत हो जाएगा, है ना। चिंता की जगह चिता सुन लिया तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान भी लगाना, एकाग्रता का विशेष महत्व होता है। लेकिन हैंड राइटिंग प्रैक्टिस में क्या है, संयम चाहिए, नियमितता और सफाई, बिल्कुल प्रॉपर आपको सजा सजा के लिखना होता है, जिससे कि आप अपना अंदर का हिडन टैलेंट दिखा सकें कि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है ना। शब्दों के शुद्ध लेखन की जांच की जाती है। शुद्ध लेखन यानी किस तरीके से आप वर्ड को लिख रहे हैं, अगर गलत है तो गलत ही है, बिंदी भी हट गई तो गलत है।
अक्षरों की आकृति, समानता व अनुपात महत्वपूर्ण होते हैं, यानी इसमें कि आप कैसे वर्ड को बना रहे हैं, क्योंकि देख के बना रहे हैं तो गलत तो बनाएंगे नहीं, लेकिन बना कैसे रहे हैं। अब इतना मोटे, कहते हैं ना कोई कोई इतना मोटा लिखता है, इतने मोटे मोटे वर्ड लिखेंगे पूरी पूरी लाइन में आ जाएगा, या कोई कोई इतना छोटा छोटा लिखेगा कि समझ में भी नहीं आता, कोई इस तरीके से जलेबी उतार देगा बिल्कुल कि उसकी राइटिंग ऐसी होती है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे कैसे लिखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक पाठ पढ़ते हैं और छात्र बच्चे सुनते हैं। डिक्टेशन में सुनते ही तो हैं और सुनने के बाद लिखते हैं, लेकिन हैंड राइटिंग प्रैक्टिस में क्या करते हैं, नमूना देखकर अभ्यास करना होता है। कोई भी टॉपिक आपको दे दिया, बुक दे दिया कि इसमें से हैंड राइटिंग लिखिए। वर्तनी की गलतियां पकड़ने में सहायक होता है कि आप गलती कर रहे हैं तो इंप्रूव भी उसमें किया जा सकता है। सुंदर लेखन शैली के विकास में सहायक होता है। जो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस है वो क्यों की जाती है, जिससे कि आपकी राइटिंग साफ हो जाए ना। भाषा के प्रयोग को सही समझ विकसित होती है कि आप लैंग्वेज का सही से उपयोग कर सकें। और सुलेख क्या है, विद्यार्थी की लिखावट को सुंदर बनाता है। और जो डिक्टेशन है व्याकरण सुनने की क्षमता को सुधारता है। और जो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस है उससे आप स्पष्ट, संतुलन और सौंदर्य लाता है, सुंदर लिखते हैं आप सजा सजा के। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है कि आइडियल रीडिंग क्या होता है, यानी आदर्श वाचन से क्या अभिप्राय है। तो आदर्श वाचन क्या है, ऐसा वाचन जो शुद्ध उच्चारण, स्पष्टता, उचित गति, ठहराव और भावों के साथ साथ किया जाए ताकि श्रोता को पढ़ी गई सामग्री सहजता से समझ आ जाए। ठीक है, सुनने वाला जो है उसको सारी चीजें समझ आ जाए, इस तरीके से आप बोल रहे हैं। शुद्ध उच्चारण, यानी आपने देखा होगा कि स्कूल में कोई फंक्शन होता है, कॉलेज में कोई फंक्शन होता है, तो जो एंकरिंग करता है, एंकरिंग यानी जो चीफ गेस्ट का सबका स्वागत करता है, बीच बीच में बोलते रहते हैं माइक लेके, तो उसे एंकरिंग बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो इस तरीके से आइडियल, एक तरीके से वो आइडियल रीडिंग ही होती है। शुद्ध उच्चारण, स्पष्टता, उचित गति रहती है, ठहराव रहती है भाव के साथ, तो श्रोता जो है वो सही तरीके से समझ जाते हैं चीजों को। अब मेन डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी। तो ब्लूम टेक्सोनोमी के 3 डोमेन हैं, 3 पक्ष हैं। पहला ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा क्या है भावनात्मक पक्ष यानी अफेक्टिव डोमेन, तीसरा क्या है क्रियात्मक पक्ष यानी साइकोमोटर डोमेन। इसे हम संज्ञानात्मक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक। हिंदी गलत हो सकती है भाई, हिंदी में मेरा हाथ तंग है ना। कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन में क्या है, जो हमारी बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, कि हम इमेजिनेशन कर पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, हम तर्क लगा पा रहे हैं, लॉजिक लगा पा रहे हैं। अफेक्टिव डोमेन में क्या है, हमारे मूल्य, हमारे जो वैल्यूज हैं, कि हमें दूसरे को कैसे रेस्पेक्ट करना है, हमारा क्या इंटरेस्ट है, हमारा क्या विजन है, क्या हम दिल से कैसे काम ले रहे हैं। अफेक्टिव डोमेन होता है कि हमारा हंसना, रोना, दुखी होना, सारी चीजें इसमें डेवलप हो जाए। जैसे कि अफेक्टिव डोमेन, पहले के टाइम पे बच्चे बहुत फांसी लगाते थे, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने फांसी कर ली, 10th का रिजल्ट आया और मरने वालों की संख्या गिनती में आ जाती थी। तो वो क्या था, बच्चे का अफेक्टिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो अफेक्टिव डोमेन हमारे मूल्यों को भी ध्यान में रखता है, रुचियों को भी, दृष्टिकोण को भी, हमारे इमोशंस को भी ध्यान में रखना है, हमारे इमोशंस को भी ध्यान में रखता है। क्रियात्मक पक्ष क्या है, क्रियात्मक पक्ष यानी शारीरिक और कौशलगत गतिविधियों का विकास। शारीरिक और कौशलगत क्या होते हैं, डूइंग एस्पेक्ट, जो हम अपने हाथों से करते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। कोई भी फिजिकल एक तरीके से कोई भी चीज को हाथों में लेना या इक्विपमेंट शो करना, तो वो होता है क्रियात्मक पक्ष यानी लर्निंग बाय डूइंग। 2 ऑब्जेक्टिव बताने हैं पोइट्री टीचिंग के, यानी पद शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य बताने हैं। तो पोइट्री हम पढ़ते हैं, पोइट्री क्या होती है, पोएम होती है। तो सौंदर्य बोध और भावनात्मक विकास, तो कविता में छंद, लय, बहुत बार हम कितनी अच्छी ट्यूनिंग के साथ कोई भी कविता गाते हैं, लहर के साथ पूरा, अलंकारों के माध्यम से बालकों की भावनात्मक संवेदनशीलता और सौंदर्य बोध का विकास होता है और वे सुंदरता को अनुभव करना सीख जाते हैं। कहते हैं कि पोएम में कितना मजा आ रहा है। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को इंग्लिश थोड़ी ना समझ आती है और नर्सरी LKG के रहते हैं ना, उन्हें हिंदी का मतलब है, उन्हें तो बस गाने से मतलब है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ मर जाएगी, बाहर निकालो, नहीं पता नहीं कैसे हाथ लगाओ जी जाएगी। तो बच्चे क्या है, लय में गाते हैं, तो लय में हम लोग गाते हैं। लय में अगर गाएं तो गलत नहीं होगा, अगर सिंपल वर्ड में गाएं तो गलत हो जाएगा, है ना। भाषा कौशल का विकास होता है, तो पद शिक्षण से बच्चों की शब्दावली, उच्चारण, लयात्मक तथा अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि होती है। वे भाषा को सरस और प्रभावशाली रूप से प्रयोग करना सीखते हैं, तो लैंग्वेज स्किल भी डेवलप होती है। 2 फीचर बताने हैं किसके, उपचारात्मक शिक्षण के। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, एक होता है डायग्नोज, एक होता है रिमेडियल, एक होता है निदानात्मक
और एक होता है उपचारात्मक। निदानात्मक क्या होता है? निदान करना। निदान यानी ये देखना कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, बच्चे को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों उसके नंबर कट रहे हैं, यानी पूरा निदान करना, पूरा देखना कि क्या गैप्स हैं। और उपचारात्मक क्या है कि कमजोर छात्रों की कठिनाइयां, जो गैप्स आ रहे हैं, जो कठिनाइयां, उन्हें दूर करने हेतु विशेष रूप से तैयार किया जाता है। जैसे बच्चे के 10 में से 2 नंबर आ रहे हैं तो 8 नंबर कहां कट रहे हैं, ये हम क्या करेंगे? निदान। ठीक है, फिर हमें ये पता चल गया कि अच्छा इसको फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट, सेकंड और फिफ्थ यूनिट नहीं आती, तो इन पे हम काम कर रहे हैं, ये कठिनाइयां हम बच्चे की दूर कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? उपचारात्मक शिक्षण, यानी कठिनाइयों को दूर करना, जो गैप्स हैं उन्हें फिल करना। तो यानी जो यह व्यक्ति के स्तर पर धीमी गति और पुनरावृत्ति द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाता है, यानी दोबारा बच्चों को पढ़ाया जाता है या फिर स्लो तरीके से पढ़ाया जाता है। जैसे हम किसी बच्चे को क्वेश्चन समझाते हैं, उसे समझ नहीं आता तो हम उसे दोबारा से बहुत प्यार से समझाते हैं, धीमी गति से और रिपीट कर करके, ताकि उसे समझ आ जाए। माइक्रो टीचिंग की स्टेप्स बताने हैं साइकिल के, तो पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर उसके बाद फीडबैक, फिर दोबारा से प्लानिंग करते हैं, फिर दोबारा से पढ़ाते हैं, फिर दोबारा से फीडबैक। तो ये साइकिल जो है ना वो चलती रहती है। लैंग्वेज क्या है? भाषा एक डैश संपत्ति है। तो भाषा क्या है? मानवीय संपत्ति है ना, हमारी मानवीय संपत्ति, यानी हम लोग भाषा के द्वारा ही अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर भाषा नहीं होगी तो क्या इशारों में बात करेंगे? गूंगे हो जाएंगे सब लोग। तो ब्लैक बोर्ड इज अ विजुअल एड्स एंड टेलीविजन क्या है? अब देखो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि श्यामपट जो है, श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड को तो हम देख ही सकते हैं, ब्लैक बोर्ड बोलेगा थोड़ी, तो ये क्या है? दृश्य सामग्री। लेकिन दूरदर्शन, दूरदर्शन नहीं टेलीविजन है ना, टेलीविजन लिखा जाता है, दूरदर्शन तो एक चैनल है, तो टेलीविजन क्या है? चलो दूरदर्शन ही मान लो, मान लिया क्वेश्चन में दूरदर्शन ही दिया जा सकता है, तो क्या है? इसे हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री है, ऑडियो विजुअल है। ठीक है। इवेल्युएशन अप्रोच फॉर लेसन प्लानिंग वाज गिवन बाय, यानी पाठ योजना हेतु मूल्यांकन उपागम किसने दिया है? तो बेंजामिन ब्लूम, जिसे हम बीएस ब्लूम बोलते हैं, है ना, ब्लूम ने दिया है। डैश इज यूज फॉर मास्टर इन टीचिंग स्किल, यानी अगर हमें अपनी जितनी टीचिंग स्किल्स होती हैं, जितने भी पढ़ाने के जो कौशल होते हैं, उन पे अगर दक्षता लेके आनी है तो हमें क्या यूज करना होगा? माइक्रो टीचिंग करनी होगी भाई। माइक्रो टीचिंग के अंदर तो स्किल्स डेवलप की जाती हैं, तो माइक्रो टीचिंग को हम बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण। डिटरमाइनिंग द लिमिट्स ऑफ इनहेरेंट एबिलिटीज इन चिल्ड्रन इज पॉसिबल थ्रू, बालकों में निहित योग्यताओं की सीमा का निर्धारण डैश के द्वारा संभव होता है। जो हमारे अंदर चीजें, हमें जो आता है, जितना हमने सीखा है, जितनी हमारी योग्यताएं हैं, हमारे अचीवमेंट्स, या कैसे पता चलेगा? तो उसे हम क्या करेंगे? मीजर करेंगे, मापन करेंगे। ये 2022 का पेपर है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग स्किल, ये अब शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, अब तक वेरी शॉर्ट चल रहे थे, उससे पहले शॉर्ट थे। वाचन कौशल के उद्देश्य क्या है? तो रीडिंग स्किल जो हम पढ़ते हैं उसके उद्देश्य क्या है? तो वाचन कौशल क्या है? विद्यार्थी के भाषा को समझने, उनका उपयोग करने और जानकारी प्राप्त करने की बुनियादी प्रक्रिया है। क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हमें लैंग्वेज का भी पता चलता है, हम लैंग्वेज को समझते भी हैं, यूज भी करते हैं और हमें नॉलेज भी मिलती है। तो इसका उद्देश्य क्या है? शब्द और वाक्यों की पहचान करना। भाई पढ़ के तो पता चलता है कि हमें अच्छा ये सेंटेंस में कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा होता है ना बहुत बार कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर हमारे सामने कोई भी चीज गलत आ जाए और बहुत बार हमें ये ना पता चले कि क्या गलत है, तो हम क्या करते हैं कि कुछ गलत लग रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम तो है। तो यानी शब्दों और वाक्यों की पहचान करना, अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना। जब हम पढ़ेंगे तभी तो हमें नॉलेज होगी कि ये पोयम या ये पोएट्री या ये चैप्टर क्या कहना चाहता है, उसी से ही तो हम अर्थ ग्रहण करते हैं। ध्वनि और उच्चारण की शुद्धता, जैसे हम बोल रहे हैं, और उच्चारण, यानी अगर हम पढ़ेंगे जब तो हमारा उच्चारण ठीक होगा। साहित्य रुचि का विकास होता है, यानी वाचन विद्यार्थियों की साहित्य के प्रति प्रेम, जो हमारी लिटरेचर है उसके प्रति प्रेम और रुचि को जन्म देता है, जिससे वे पढ़ने की आदत को अपनाते हैं। और जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी हमारी वोकैब डेवलप होगी। वोकैब क्या होगी? वर्ड। जितने ज्यादा वर्ड जानेंगे उतने ज्यादा हम बोल पाएंगे, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। अगर हिंदी कोई अच्छी बोल पा रहा है तो यानी उसकी भी शब्द भंडार ज्यादा है। अगर इंग्लिश कोई अच्छी बोल पा रहा है तो उसके पास भी वर्ड अच्छे हैं ना। अगर वर्ड ही नहीं होंगे तो कैसे बोल पाएंगे? बस वही डेली वाली बोल पाएंगे जो घर में बोलते हैं। ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि होती है, कंसंट्रेशन डेवलप होता है। तो वाचन करते समय हमारा कंसंट्रेशन डेवलप होता है, एकाग्रता बनती है, मनोबल में सुधार आता है, स्वतंत्र अध्ययन की क्षमता आती है, यानी इंडिपेंडेंटली हम पढ़ सकते हैं। नैतिक और सामाजिक मूल्यों का भी विकास होता है।
स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक क्या है, ये हमने कल माइक्रो टीचिंग में पढ़ा था। तो स्टिमुलस वेरिएशन होता है जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो अपने गेस्चर्स को चेंज करना, गेस्चर्स यानी अपने हाव भाव को बदलना, कि एक ही पोजीशन पे अगर खड़े होकर हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को उबासी आने लगेगी, उन्हें जबाई आने लगेगी, बोर हो जाएंगे बच्चे। तो हमें अपनी अंदर वेरिएशन लेके आने पड़ेंगे कि एक बार हम यहाँ खड़े हैं, एक बार हम क्लास में बीच में हमने राउंड लगा दिया, कभी हम स्टिक से हाथ में ले रहे हैं, कभी हम ब्लैक बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, कल हमने व्हाइट बोर्ड से पढ़ा दिया। तो अपने गेस्चर्स यानी किसी तरीके से वेरिएशन लेके आना। तो उद्दीपन परिवर्तन का अर्थ है कक्षा में शिक्षक द्वारा पढ़ाते समय अपने व्यवहार, अपनी आवाज, अपनी गति, अपने संकेत और सामग्री, दृश्य सामग्री आदि में बदलाव लाकर विद्यार्थियों का ध्यान बनाए रखना है, जिससे कि उनका कंसंट्रेशन बना रहे, बोरियत ना आए क्लास में। तो यह शिक्षण कौशल सूचना प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी जो टीचिंग है वो कैसे इफेक्टिव होगी, जब हम ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। तो इसके कंपोनेंट क्या, आई कांटेक्ट, हमें बच्चे से आई कांटेक्ट रखना है, यानी आंख मिलाकर संवाद करना चाहिए। इससे छात्र स्वयं को अधिक शामिल महसूस करते हैं। अगर हम बच्चे देखो बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास में हम बच्चे की तरफ देखते हैं तो कुछ बच्चे तो डर जाते हैं, है ना, कि वो आई कांटेक्ट करेंगे ही नहीं। लेकिन कुछ बच्चे क्या है, अगर हम किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा उससे आई कांटेक्ट करके उसे समझा रहे हैं ना तो ज्यादा अच्छा समझ पाता है बच्चा। तो स्पष्टीकरण होता है। आवाज में परिवर्तन, चेंज इन वॉइस, कभी तो बहुत प्यार से बोल रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा तेज बोल रहे हैं, कभी मंदा बोल रहे हैं, कभी धीमा बोल रहे हैं, कभी हमारी पिच ऊंची जा रही है, कभी नीचे जा रही है। तो आवाज में बदलाव लाना, यानी आवाज की गति, ऊंचाई, तीव्रता को बदलते रहना। टीचर्स मूवमेंट यानी शारीरिक गतिविधि, इधर उधर चलना, बोर्ड पर लिखना, छात्रों के पास जाकर समझाने जैसी गतिविधियां हम कर सकते हैं। हाव भाव और इशारे, बीच बीच में कुछ बातचीत कर सकते हैं, इशारे कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा बच्चों का मूड भी बदल जाए और क्लास में कंसंट्रेशन उनका बना रहे। कक्षा में स्थान परिवर्तन, टीचिंग पोजीशन, टीचिंग पोजीशन यानी कभी फ्रंट सीट पे बैठे हैं, बिल्कुल जो क्या बोलते हैं, सामने जहाँ पे चेयर वगैरह रखी होती हैं वहां बैठ सकते हैं, या फिर पीछे जाके बैठ गए, बीच में बैठ गए, बीच में हमने एक राउंड लगा दिया क्लास के अंदर। तो टीचिंग पोजीशन चेंज करते रहने हैं। टीचिंग एड्स, माध्यमों का परिवर्तन, आज हमने ब्लैक बोर्ड से पढ़ा है, चलो बच्चों आज प्रोजेक्टर से पढ़ते हैं, तो बच्चों का भी मजा आता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है ना। केंद्र बिंदु में परिवर्तन यानी फोकस, बच्चों का फोकस हमें कैसे बनाना है। तो शिक्षक किसी विशेष छात्र, वस्तु या शब्द की ओर ध्यान केंद्रित कराते हैं, छात्रों को सतर्क कराता है। जैसे हम बीच बीच में कहते हैं कि आओ चलो ध्यान दीजिए, यूट्यूब पे बोला जाता है कि आओ आओ देखो ये इतना अच्छा ऑफर आया है। बहुत बार हम किसी वीडियो को ओपन करते हैं तो ओपन करते ही इस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं जो भी कंटेंट क्रिएटर होगा कि देखो आज ये हो जाएगा कमाल, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो इससे इंटरेक्शन बनता है, ऐसी क्लास में हम यूज करते हैं। यूज ऑफ साइलेंस यानी मौन का प्रयोग करना, बहुत बार बीच में कुछ क्षणों के लिए मौन रहने के लिए छात्र चौंकते हैं और ध्यान देने लगते हैं। अचानक चुप हो जाना, टीचर जैसे पढ़ाते पढ़ाते चुप हो गए, तो कोई बच्चा अगर बात भी कर रहा होगा ना आपस में, या उसका माइंड भी नहीं लग रहा होगा, तो वो भी देखेगा क्या हो गया, कहीं गुस्सा तो नहीं हो गया, अब सब बच्चे पिटेंगे, है ना। नेक्स्ट है गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है। प्रोज टीचिंग, प्रोज यानी जो लिटरेचर, जो चैप्टर होते हैं हमारे। तो गद्य शिक्षण का अर्थ होता है गद्य पाठ, कहानी, निबंध, रेखाचित्र, जीवनी आदि के माध्यम से भाषा, साहित्य, संस्कृति और नैतिक मूल्यों का शिक्षण। ठीक है, तो मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ना, हिंदी का चैप्टर पढ़ना या ऐसे पढ़ना, कोई भी बायोग्राफी पढ़ना, तो वो गद्य शिक्षण कहलाता है। जैसे हमारी लिटरेचर की, जिसे हम इंग्लिश फर्स्ट की बुक बोलते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, हमारी लैंग्वेज स्किल डेवलप होती है, यानी भाषा कौशल का विकास होता है, और दूसरा साहित्य रुचि का विकास होता है। जो हमारे लिटरेचर में जो इंटरेस्ट आता है, अब देखा होगा आपने कुछ लोग क्या होते हैं 12th भी कर लिए, सारी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सारी चीजें कर ली, लेकिन तब भी उन्हें बुक रीडिंग की बहुत हैबिट होती है कि कोई भी कहानी पढ़ने लग जाएंगे। पहले तो मुझे भी था, लेकिन अब तो टाइम नहीं मिलता है। तो साहित्य रुचि यानी इससे क्या है, लिटरेचर के प्रति इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो जैसे कि गद्य पाठ, जैसे रोचक किस्से, किसी की कहानी पढ़ ली है, किसी की रेखा चित्र, आत्मकथा आदि विद्यार्थियों को साहित्य के प्रति रुचिकर बनाते हैं। जैसे प्रेमचंद की कहानियां, बच्चों कहानियां पढ़ने में वैसे मजा तो बहुत आता है ना। शुद्ध और समृद्ध, अब तो कहानी किससे पढ़ी जाती है, वो पॉकेट एफएम आ गया है, पॉकेट एफएम ऐप से आप सुन सकते हैं कहानी, अब तो सुन सकते हैं। पढ़ने का जमाना थोड़ा सा पीछे चला गया। शुद्ध और समृद्ध भाषा का ज्ञान, यानी बिल्कुल आपको अच्छी नॉलेज होती है, यानी गद्य शिक्षण से छात्र व्याकरण सम्मत, प्रभावशाली एवं शुद्ध हिंदी भाषा बोलना और लिखना सीखते हैं। जैसे छात्र कठिन शब्दों और मुहावरों का सही प्रयोग करना सीख जाते हैं। नैतिक और सामाजिक मूल्यों की स्थापना होती है, आपके अंदर वैल्यूज डेवलप होते हैं, क्योंकि हर कहानी के लास्ट में लिखा होता है कि मोरल ऑफ द स्टोरी। क्या लिखा होता है,
आज की कहानी से हमने ये सीखा कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, हमें सबकी भलाई करनी चाहिए, हमें दूसरों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी। अगर आपने कोई स्टोरी पढ़ी है और उसका आपने मतलब नहीं समझा तो फिर फायदा क्या हुआ स्टोरी पढ़ने का, है ना। किसी भी कहानी को हम पढ़ रहे हैं, किसी की जीवन गाथा हम पढ़ रहे हैं, अगर हमने उससे एक भी पॉइंट नहीं सीखा तो हमारा पढ़ना बेकार है। तो यानी मोरल ऑफ द स्टोरी तो समझना चाहिए ना। जैसे बच्चों को भी सिखाया जाता है कि बच्चों आपने इस कहानी से क्या सीखा, कि हमें सभी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो विचार शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास होता है। श्रवण और पठन कौशल, यानी बच्चा सुनना भी सीखता है और पढ़ना भी सीखता है। जब लिटरेचर हम पढ़ते हैं तो सुनते भी तो हैं बहुत बार और पढ़ते भी हैं। भाषा की शैलियों का ज्ञान कराता है, यानी लैंग्वेज स्किल्स हमारी डेवलप होती हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, याद भी करते हैं। व्यक्तिगत विकास में सहयोग, यानी गद्य पाठ छात्र की सोच, व्यवहार, दृष्टिकोण। अब जैसे कोई चैप्टर या जीवन गाथा आपने किसी की पढ़ी, जीवनी पढ़ी, तो आपके थॉट अलग हो सकते हैं उसको लेके, जो आपने पढ़ा आपने उससे सीखा। या आप चलो पॉडकास्ट ही आप देखते हैं, जैसे यूट्यूब पे हम पॉडकास्ट देखते हैं, तो सबके देखने का सुनने का नजरिया अलग होता है। आपने कोई कहानी सुनी तो उस कहानी में बहुत सारे लोगों को दुख नजर नहीं आता, बहुत सारे लोगों को खुशी नजर नहीं आती। तो व्यक्तिगत विकास में सहयोग, यानी आप क्या है अपने थॉट डेवलप करते हैं, तो इससे आपकी सोच विकसित होती है, आपका व्यवहार, आपका दृष्टिकोण अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं और आपका समग्र व्यक्तित्व निखरता है। आप कोई अच्छी स्टोरी पढ़ रहे हैं, किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो क्या पता उससे ही आपका जीवन बदल जाए, है ना। कहते हैं ना कि एक थॉट से लाइफ चेंज हो जाती है। मेथड्स ऑफ पोएट्री टीचिंग। अब जो पोएट्री टीचिंग हम पोएम पढ़ते हैं उसके मेथड्स क्या हैं, तो पद शिक्षण का अर्थ है कविता के माध्यम से भाषा, भाव, लय, संगीतात्मक, कल्पना और साहित्य अभिरुचि का विकास करना। विद्यार्थियों को कविता के सौंदर्य, अर्थ और मापों का अनुभव कराना इसका मूल उद्देश्य क्या है। भावनात्मक विधि, यानी एक्सप्रेस करके पढ़ना। आपने कोई पोयम देखी होगी तो उसे अगर टीचर समझाते हो तो पूरा एक बहुत अच्छे भाव से समझाते हैं, अगर कोई अच्छा हिंदी का टीचर है तो भावों के माध्यम से कविता की प्रस्तुति, कविता की आत्मा से जुड़ाव, यानी हम मन से, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की वो कविता है, तो ऐसी कविताओं में हम अपना भाव देखते हैं, हम जो जिसने कविता लिखी है उसका भी भाव देखते हैं और हम भी फील कर पाते हैं। रस और भावों की पहचान करना कि मौजूदा श्रृंगार क्या है, वीर रस क्या है, इसमें करुणा, हास्य आदि रसों को समझते हैं। स्वर, ताल और गति का बल, यानी कविता को गतितात्मक से पढ़ाया जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस तरीके से देखो अंदर से अलग ही एक उत्तेजना सी आती है, तो जिससे ध्वनि सौंदर्यता उजागर होती है। संबंधित चित्रों अनुभवों को जोड़ना, सुनकर और दोहराकर अनुभूति कराना, यानी छात्र कविता को स्वयं सुनते हैं, दोहराते हैं और उनमें भावों का आत्मसात करते हैं। प्रेरणात्मक चर्चा और संवाद, शिक्षक कविता के भावों पर विद्यार्थियों को खुला संवाद करते हैं। और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की प्रेरणा देना, इस विधि से प्रेरित होकर छात्र स्वयं कविता लिखने का भी प्रयास करते हैं। अब दूसरा मेथड है डेस्क्रिप्टिव मेथड या एक्सप्लेनेशन मेथड। एक्सप्लेन यानी टीचर आपको एक्सप्लेन करेगा, तो कविता की पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या करना, कठिन शब्दों को सरल रूप में समझाना, सरल अर्थ देना। बहुत सारी कविताएं इतनी टफ होती है, जैसे सीटेट में आपने देखा होगा जो पोएम आती है कभी कभी इतनी टफ आ जाती है कि उससे क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाते। व्याकरणिक और भाषा पक्ष पर ध्यान देना, कविता के विषय और उद्देश्य पर प्रकाश डालना, यानी कविता का विषय क्या है और कविता का उद्देश्य क्या है, क्या कहना चाहती है कविता। कवि परिचय और काल का बोध कराना कि कवि जिसने वो लिखी है, राइटर, उसके बारे में बताना और काल का बोध कराना, जीवन, रचना काल और साहित्य विशेषताओं को बताया जाता है। प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझ बढ़ाना, क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं तो क्वेश्चन के माध्यम से भी हम बहुत बार पोएम को समझ जाते हैं। लेखन कार्य और अभ्यास प्रश्न उसमें दिए जाते हैं। कक्षा में अनुशासन और ध्यान नियंत्रण, यानी इस विधि से शिक्षक क्या है कक्षा में गतिविधियों को नियंत्रण और प्रभावी पढ़ाई कराता है एक्सप्लेन करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शिक्षण में पुस्तकालय का महत्व, यानी इंपोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी इन हिंदी टीचिंग। तो लाइब्रेरी यानी वही लैंग्वेज लेबोरेटरी, तो लाइब्रेरी वह स्थान है जहाँ विद्यार्थियों की पुस्तकें, लाइब्रेरी यानी जहाँ पे बुक्स वगैरह सारी चीजें होती हैं, लेबोरेटरी में तो हम प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि लाइब्रेरी का महत्व बताना है। तो लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, पत्रिकाएं, शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथ, समाचार पर आदि पढ़ने की सुविधाएं मिलती है। जैसे कॉलेजेस में लाइब्रेरी होती है तो हम लोग वहां जाते हैं ना पढ़ने के लिए। तो हिंदी शिक्षण में पुस्तकालय भाषा कौशल, साहित्यिक अभिरुचि और स्वाध्याय की आदत को बढ़ावा देने वाला एक शक्तिशाली माध्यम होता है। लाइब्रेरी दो तरीके की लाइब्रेरी होती है, एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, वो वाली लाइब्रेरी नहीं है। ये है लाइब्रेरी जो कॉलेज और स्कूल में होती है, लैंग्वेज की होती है, या फिर आपको सारी बुक्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो बच्चे वहाँ क्या करते हैं, अपना कार्ड सबका बना होता है, कार्ड वहाँ पे सबमिट करके कोई भी बुक निकाल लेते हैं। ठीक है।
तो इससे हिंदी शिक्षण में पुस्तकालय के प्रमुख महत्व क्या है? 8 प्रमुख महत्व मैंने लिखे हैं, आप 2, 3, 4 लिख सकते हैं। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बन गया एक तरीके से। तो पठन कौशल यानी पढ़ने का विकास होता है, रीडिंग करने का जो स्किल है, ये वाचन कौशल ये विकसित होता है, बच्चे की समझ विकसित होती है, भाषा की शुद्धता और शब्द भंडार में वृद्धि होती है। भाई जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी वर्ड पावर बढ़ेगी, है ना। स्वतंत्र अध्ययन और आत्मनिर्भरता का विकास होता है, यानी फ्रीली आप पढ़ सकते हैं। वहां कोई बाउंडेशन थोड़ी होती है कि बच्चों आपको इंग्लिश ही पढ़नी है, लाइब्रेरी में जाके आप कोई भी बुक उठा के पढ़ सकते हैं। तो इससे सेल्फ स्टडी की आदत भी पड़ती है और आत्मनिर्भरता यानी आप स्वतंत्र पढ़ सकते हैं, फ्रीली पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य से परिचय होता है, आप हिंदी की कोई भी बुक, किसी की जीवन जीवनी या फिर किसी कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई भी स्टोरी पढ़ सकते हैं, कोई भी कहानी पढ़ सकते हैं, कोई भी रोचक इंटरेस्टिंग साहित्यकारों की रचनाएं उपलब्ध होती हैं, तो कुछ भी जाके पढ़ सकते हैं। जैसे महादेवी वर्मा जैसे रचनाकारों की रचनाएं पढ़ना छात्रों को प्रेरित करती हैं। पुस्तक चयन और विषय रुचि का विकास होता है कि आप बुक चूज करना सीख जाते हैं, इंटरेस्ट डेवलप होता है। और विषय आपका इंटरेस्ट, सब्जेक्ट को लेके भी इंटरेस्ट आपका डेवलप होता है। लेखन शैली और रचनात्मकता का विकास होता है। देखो जितनी ज्यादा हम रीडिंग करते हैं उतना ही अच्छा हम लिख भी पाते हैं। समय का सदुपयोग और अनुशासन, समय आपको कितने समय में, जैसे लाइब्रेरी के लिए 30 मिनट दी गई है, तो आपको एक तरीके से लिमिट दी गई कि इस 30 मिनट में आपको पूरी बुक पढ़नी है, या आप कोई भी बुक ले रहे हैं तो आपका मजा तब आता है जब आप उसे पूरा पढ़ लेते हैं। तो समय का आप सदुपयोग भी करते हैं और डिसिप्लिन भी आता है। तकनीकी और संदर्भ सामग्री की सुविधा मिलती है, टेक्नोलॉजी भी होती है और आप वहां पे डिस्कशन भी कर सकते हैं किसी भी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना शिक्षण का महत्व क्या है? तो रचना कंपोजिशन टीचिंग। तो रचना शिक्षण क्या है? रचना शिक्षण का आशय है विद्यार्थियों को स्वयं भाषा के प्रयोग के लिए सक्षम बनाना, कि बच्चे खुद से फ्लुएंसी ला सकें, खुद से लैंग्वेज को सीख सकें, अपने विचारों को लिखित रूप से सुस्पष्ट और सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर सकें, यानी अपने आप को एक्सप्रेस करना प्रॉपर तरीके से। तो रचना शिक्षण का यही महत्व होता है कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करना, बच्चे की अभिव्यक्ति डेवलप करना, अभिव्यक्ति क्षमता और संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन स्किल को निखारने की प्रक्रिया है कि बच्चे खुद से डिस्कस करें, खुद से सारी चीजों को प्रेजेंट करें, खुद से लैंग्वेज को यूज करें, खुद से चीजें करें। तो क्या है, भाषा में आत्म अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित होती है, भाषा में आत्म अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित होती है। तो रचना के माध्यम से जो हम ये कंपोजिशन टीचिंग है, इसके माध्यम से बच्चा अपने विचार, भावनाएं, अनुभव और कल्पनाएं स्वाभाविक रूप से व्यक्त करना सीखता है। जैसे मेरा प्रिय त्योहार जैसे विषय पर लिखते हुए छात्र अपनी भाषा के विचार प्रकट करता है। ठीक है, तो लिखने में भी करेगा और बोलने में भी। शुद्ध और परिष्कृत भाषा का अभ्यास होता है कि रचना करते समय विद्यार्थी वाक्य रचना, व्याकरण, वर्तनी, शुद्ध भाषा के नियमों का अभ्यास करता है। निबंध लेखन में सही वाक्य विन्यास और विराम चिन्हों का प्रयोग सीखते हैं। चिंतन और कल्पना शक्ति का विकास होता है, तो बच्चे अपनी क्रिएटिविटी भी लगाएंगे, थॉट पावर डेवलप होगी। जैसे अगर मैं प्रधानाचार्य होता तो इस पे बच्चे कैसे लिखेंगे, अपने अपने विचार देंगे ना। तो जब अपने अपने विचार देंगे तो उनकी चिंतन शक्ति बढ़ेगी, कल्पना शक्ति बढ़ेगी। लेखन कौशल में निपुणता आती है। अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है और आपको लिखने के लिए दे रहा है तो आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होती है। तो नियमित रूप से अनुच्छेद लेखन करने से लेखनी में सुधार आता है। साहित्य रुचि और सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलता है कि आप लिटरेचर में आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है और क्रिएटिविटी डेवलप होती है। तो छात्र के अपने भावों को कविता के रूप में लिखना प्रारंभ करता है। व्यक्तिगत विकास में सहायक होती है। तो भाषा या संवाद रचना से आत्मबल का विकास होता है। अन्य भाषाई कौशलों का भी समर्थन होता है। तो रचना शिक्षण क्या है, जो पढ़ाया जाता है इस तरीके से सुनना, बोलना, पढ़ना जैसे अन्य भाषा कौशल को भी मजबूत करता है। यानी हमारे 4 कौशल होते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, LSRW। ठीक है, शैक्षिक मूल्यांकन में भी सहायक है कि हमें बच्चों का अगर इवैल्यूएशन करना हो, मूल्यांकन करना हो तो उसमें भी हेल्पफुल है। तो निबंध, पत्र, संवाद आदि लेखन से छात्रों के सीखने का स्तर पता चलता है कि कितना बच्चा सीख पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शिक्षण में कंप्यूटर सह शिक्षण की प्रभावशीलता बताइए, यानी इफेक्टिवनेस ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर सह शिक्षण एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी भाषा सिखाई जाती है। जैसे ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, ई कंटेंट। जैसे कि आप लोग अब ये क्या है जो आप मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन ही तो है। लैपटॉप के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ा क्या रही हूँ, हिंदी पढ़ा रही हूँ। आप हिंदी के नोट्स पढ़ रहे हैं, आपने नोट्स लिए हैं तो आप नोट्स पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ई कंटेंट हो गया। तो यही तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है, यानी कंप्यूटर सह शिक्षण। तो इसकी विशेषता क्या है, इसका प्रभाव क्या है। तो दृश्य श्रव्य विधि
द्वारा रोचक शिक्षण, यानी आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो इससे क्या है, टीचिंग इंटरेस्टिंग हो रही है। इंटरेक्टिव यानी इंटरेक्शन हो रहा है, संवादात्मक शिक्षण हो रहा है कि आप मुझे चैट में कुछ भी बोल रहे हैं या कमेंट लिख के जा रहे हैं, तो ये क्या है, संवाद हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो छात्र कंप्यूटर के साथ संवाद करते हुए अभ्यास कर सकते हैं, जैसे क्विज़, शब्द पहेली, उत्तर चयन। आप क्विज़ कर सकते हैं, आप जैसे कि क्विज़ या फिर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं किसी भी तरीके के, जैसे सीटेट की हिंदी है मान लो, तो आपको क्या है, टेक्स्ट बुक पे आप सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, तो क्विज़ वगैरह कर लेते हैं वहां पे। स्वयं अध्ययन और गति अनुसार सीखने की सुविधा, यानी अपने अकॉर्डिंग आप सीख सकते हैं, अपनी गति, अपने पेस के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। आप कोई भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सीख रहे हैं तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, तो यानी अपनी गति से सीख सकते हैं, किसी भी समय किसी भी जगह सीख सकते हैं। समय की बचत और शीघ्र शिक्षण होता है, यानी आपकी टाइम भी सेव होता है और आप जल्दी से सीख भी पाते हैं। बड़ा और विविध अध्ययन सामग्री, यानी जो शब्द भंडार है वो भी आपका डेवलप होता है, जैसे छात्र प्रेमचंद की कहानियां, तुलसीदास की रचनाएं ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, जैसे पॉकेट एफएम आता है ना। संचार और तकनीकी दक्षता का विकास होता है, यानी आप कम्युनिकेशन कर पाते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मूल्यांकन भी हो सकता है, आपका इवैल्यूएशन भी हो जाएगा। शिक्षकों के लिए शिक्षण को सरल और नवाचारी बनाता है, यानी टीचर्स के लिए भी इजी हो जाएगा और इनोवेटिव होगा, नए तरीके आ गए हैं। पहले के टाइम पे क्या था कि आए ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा दिया, लेकिन अब क्या है, टीचिंग भी इफेक्टिव भी हो गई और नई नई चीजें हो रही हैं। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार हेतु उपाय बताइए। तो कैसे हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार होगा, तो हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा और विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है। इसका प्रचार प्रसार का अर्थ है हिंदी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, इसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ाना तथा इसे सामाजिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना। तो हिंदी प्रचार प्रसार के प्रमुख उपाय क्या हैं? शिक्षा प्रणाली में हिंदी का विस्तार, कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एजुकेशन को एक्सपेंड किया जाए। तो प्राथमिक में उच्च शिक्षा तक, प्राथमिक से लेके यानी प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक हिंदी को क्या है, कंपलसरी कर दिया जाए, व्यवहारिक रूप से पढ़ाया जाए, ताकि तकनीकी, प्रबंधन, विज्ञान आदि विषय में हिंदी माध्यम को। आंधी आ गई, अब फिर लाइट चली जाएगी। देखो यही तो प्रॉब्लम होती है, जैसे आंधी आती है लाइट चली जाती है, कभी कभी वाईफाई चला जाता है, फिर क्लास नहीं हो पाती। अब इतनी तेज आंधी आ रही है, कहीं पेड़ टूटेंगे, कहीं तार टूटेंगे, कहीं कुछ होगा, तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है ना। संचार माध्यम में हिंदी का प्रयोग, तो क्या था, हिंदी प्रचार प्रसार के हम प्रमुख उपाय देख रहे हैं। माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, बाहर इतनी तेज आवाज आ रही है, लाइट भी चली गई। संचार माध्यमों में हिंदी का उपयोग, यानी कम्युनिकेशन में हिंदी का हम यूज करते हैं। तो टीवी, रेडियो, अखबार, सोशल मीडिया, विज्ञापन, फिल्मों आदि में शुद्ध और सार्थक हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाए। यानी हिंदी को हम और कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, तो भाई कम्युनिकेशन में बढ़ा सकते हैं। सब्जेक्ट उस कंपलसरी कर दिया जाए, जैसे कि अब क्या है 8th तक या 10th तक हिंदी कंपलसरी है, आगे इसे ग्रेजुएशन में कंपलसरी कर दें, एज ए चॉइस डाल दें, मास्टर्स में, 11th 12th में। तो इस तरीके से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। डिजिटल माध्यमों में हम हिंदी का उपयोग कर सकते हैं। सरकारी कार्यालयों में तो वैसे हिंदी होती ही है, इंग्लिश नहीं होती। अभी इतना चेंजेस नहीं आए हैं। पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहां भी आपको प्रॉपर हिंदी में ही चीजें मिलेंगी। कहीं भी किसी भी एसपी ऑफिस में जाएंगे तो वहां भी सारी चीजें हिंदी में मिलेंगी। कहीं थाने में जा रहे हैं आप तो वहां भी आपको हिंदी में ही चीजें मिलेंगी। तो जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहां हिंदी का ही प्रयोग होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई भी आपके स्कूल में, कॉलेजेस में कोई भी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, तो वहां हम हिंदी को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का प्रचार और अनुवाद, यानी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का वैश्विक स्तर पर प्रचार कर सकते हैं। विदेशों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे कि कौन है वो जिनकी अभी लड़की की शादी हुई थी, पोएट है वे, एक शायरी करते हैं, चलो ध्यान आएगा तो बताऊंगी, नाम निकल गया। अरे उनकी शादी में बड़े बड़े गेस्ट आए थे, मोदी जी भी, सब लोग इन्वॉल्व थे, अब दिमाग से निकल रहे हैं ना। विदेशों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था, यानी मॉरिशस, फिजी, अमेरिका, नेपाल आदि में हिंदी पाठ्यक्रम चलाना। शिक्षकों और लेखकों को प्रोत्साहन करना, यानी टीचर्स को जब एनकरेज करेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर किसी टीचर से इंग्लिश नहीं आ रही है तो उसे एक तरीके से डाउनग्रेडेड किया जाता है, लेकिन अगर वो प्रॉपर हिंदी में बोल रहा है तो उसे अप्रिशिएट कोई नहीं करेगा। तो हिंदी साहित्य अकादमिक पुरस्कार, शिक्षक सम्मान की चीजें रखी जाएं। अब 2022 के वेरी शॉर्ट पढ़ते हैं कि भाषा क्या है। भाषा क्या है? विचारों को आदान प्रदान करना, यानी भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। 2 मेथड बताने हैं राइटिंग स्किल के, तो हम क्या है, अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं, चित्र वर्णन कर सकते हैं। रीइंफोर्समेंट स्किल, यानी पुनर्बलन क्वेश्चन से क्या तात्पर्य है, तो पुनर्बलन यानी उत्तरों को सही दिशा में प्रोत्साहित करना, बच्चे को अप्रिशिएट करना। हम कोई रिवार्ड दे सकते हैं, कोई पुरस्कार दे सकते हैं, किसी तरीके की सराहना कर सकते हैं, तो वो पुनर्बलन होता है। 2 तरीके के वाचन, स्वस्वर वाचन के 2 भेद बताने हैं, तो आख्या वाचन या अभिनय वाचन।
रिमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है कि छात्रों की त्रुटियों का सुधार करना, उन्हें सिखाना, अगर कहीं बच्चे के गैप्स हैं, जो कमियां रह गई हैं, जो कठिनाई हैं, उन्हें ठीक करना। जो रीडिंग है, रीडिंग इज द की डैश, यानी वाचन क्या है, किसकी कुंजी माना जाता है, ज्ञान की कुंजी माना जाता है। ये इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन इसलिए रखे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी इतने बैकग्राउंड से हैं नहीं, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। वाचन, व्याख्या और विचार विश्लेषण, डैश का डैश क्या है, शिक्षण के अंग है, डैश शिक्षण के अंग है। तो वाचन, व्याख्या और विचार ये क्या है, गद्य शिक्षण के अंग है। भावानुभूति उद्देश्य डैश शिक्षण से संबंधित है, तो पद शिक्षण से, पद यानी पोयम। क्वेश्चंस कनेक्टिंग प्रीवियस नॉलेज विद न्यू नॉलेज, आपने देखा होगा पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, ये क्या है, इंट्रोडक्टरी स्किल है। तो प्रारंभिक प्रश्नों का उपयोग किया जाता है, समझ गए। ये हमने माइक्रो टीचिंग में भी देखा होगा जब आपने माइक्रो टीचिंग की होगी। डैश प्रकार के प्रश्न अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं, रिलायबल और वैलिड होते हैं। कौन से, वस्तुनिष्ठ। क्यों होते हैं, वैलिड कब होते हैं, वैलिड होता है, वैध उसे बोलते हैं जब हम जिस चीज का पेपर हो उसी चीज के क्वेश्चन पूछे जाएं, जो मतलब जो मीजर करना चाह रहे हैं वो ही मीजर किया जाए। जैसे हिंदी का पेपर है तो हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएं, अगर इसमें मैथ के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं तो ये क्या है, वैलिड नहीं होगा। और रिलायबल कब होता है कि आपके 80 में से 60 नंबर आ रहे हैं, एक टीचर चेक कर रहा है तो भी 60 आ रहे हैं, दूसरा टीचर चेक कर रहा है तो 59 तो आ सकते हैं लेकिन 20 नहीं आ सकते। अगर 20 आ रहे हैं तो ये रिलायबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। अगर 60 आ रहे हैं बार बार चेक करने पे 59 आ रहे हैं तो ये क्या है, विश्वसनीय है। तो किस तरीके के प्रश्न ऐसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, क्योंकि एमसीक्यू या वन वर्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर सटीक होता है। तो एक टीचर चेक करे, 10 टीचर चेक करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो आपके नंबर कटेंगे, सेम आपका स्कोर रहेगा। तो क्या होगा, रिलायबल होगा। 2019 के शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न कौशल के घटक लिखे, यानी क्वेश्चनिंग स्किल के कंपोनेंट्स लिखने हैं। तो क्वेश्चनिंग स्किल क्या होते हैं, क्वेश्चन बच्चों से पूछना। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उसकी भाषा सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, बिना दोहराए छात्र समझ में आ जाए, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन को एक बार हमने किसी से क्वेश्चन पूछा तो बच्चे को ये ना करना पड़े कि सर मुझे तो आपका क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। क्वेश्चन बिल्कुल अस्पष्ट या भ्रम पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसे शब्दों से बचना है कि बच्चे को सरल शब्दों में क्वेश्चन पूछना है। उदाहरण द्वारा स्पष्टता और बढ़ाई जा सकती है। क्यों, एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अच्छा मैं इस क्वेश्चन को पूछ रहा हूं, मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूं, है ना। पर्पसफुल है, यानी क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसका कोई उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य पूर्णता होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न का कोई शैक्षिक उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि बच्चों की ज्ञान भी बढ़े, उनकी समझ भी विकसित हो, विश्लेषण भी और मूल्यांकन भी हो सकता हो। बिना उद्देश्य के प्रश्न समय नष्ट करता है। अगर उस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं बनता तो टाइम वेस्ट होता है। प्रश्न शिक्षण की दिशा निर्धारित करता है। क्रमबद्ध सीक्वेंसिंग होनी चाहिए कि कैसे हमें प्रश्न पूछने हैं। पहले बच्चे से इजी क्वेश्चन पूछने हैं, फिर उसके बाद हमें डिफिकल्ट पे जाना है, टफ क्वेश्चन पे जाना है ना। वेट टाइम, यानी बच्चों को टाइम देना चाहिए, टिक टिक 1 टिक टिक 2। तो प्रश्न पूछने के बाद उत्तर के लिए समय देना चाहिए, इससे छात्र सोच पाता है, उसकी सोचने की शक्ति जो है वो भी विकसित होती है। तो बिना प्रतीक्षा के छात्र घबरा सकते हैं, गलत आंसर दे देते हैं। जैसे हम कहते हैं जल्दी दीजिए 1 सेकंड के अंदर, तो उससे गलत ही देगा वो आंसर बहुत बार। लेकिन अगर हम उन्हें टाइम दें तो बच्चे सही आंसर देंगे। प्रोबिंग सब क्वेश्चन, यानी पुनः प्रश्न, सहायक प्रश्न, यानी इस तरीके के अधूरे उत्तर पर सहायक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बच्चा अगर थोड़ा सा आंसर दे रहा है तो उसे हिंट दे सकते हैं, कोई और इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इससे छात्र अपनी बात को विस्तार से दे सकता है, शिक्षक को सही दिशा देने में मदद मिलती है, बच्चे को डायरेक्शन दे सकते हैं। रीइंफोर्समेंट और फीडबैक, अगर आंसर सही दिया है तो हम उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं, उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं, प्रेज कर सकते हैं, रिवार्ड दे सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। और अगर गलत उत्तर दिया है तो हमें उन्हें डाउनग्रेड नहीं करना है, हमें उन्हें क्या करनी है, डायरेक्शन देनी है, हमें फीडबैक देना है, हमें उन्हें दिशा दिखानी है। तो इससे क्या है, प्रतिक्रिया प्रेरणादायक भी होती है और आलोचनात्मक क्या है, प्रतिक्रिया प्रेरणादायक होनी चाहिए, आलोचनात्मक नहीं। यानी आलोचना नहीं करनी है, हमें किसी बच्चे को किसी भी तरीके से क्रिटिक नहीं करना है, उसे डायरेक्शन देनी है, उसे अप्रिशिएट करना है, उसे मोटिवेट रखना है। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, यानी निगमन और आगमन प्रणाली में अंतर बताइए। तो आगमन प्रणाली जो होती है, यानी हमने बच्चे को एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, फिर उसके बाद हम रूल पे गए, फिर हमने उसे, जैसे मैथ है, मैथ में हमने बच्चे को एग्जाम्पल सोल्व कराए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज कराई, तो वो होती है आगमन प्रणाली। निगमन क्या होती है कि पहले ही रूल बता दिया, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन उस पे एग्जाम्पल पे गए। तो यह विधि क्या है, सामान्य की ओर जाती है, ठीक है, और यह विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। छोटे छोटे उदाहरण या तथ्यों से नियम की ओर बढ़ती है, जैसे मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल टू रूल जाती है। और जो डिडक्टिव है, इसमें पहले नियम और सिद्धांत दिया जाता है, फिर बच्चे पर उदाहरण दिए जाते हैं या फिर उदाहरण पर लागू किया जाता है।
इसमें छात्र खोज करता है और निष्कर्ष निकालता है। जब पहले एग्जाम्पल उसे दे दिए जाएंगे फिर उसके बाद वो रूल पे जाएगा। लेकिन डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, छात्र नियम को केवल समझता है और याद करता है कि रूल याद कर लिया और मैथ के क्वेश्चंस में फिट कर दिया, तो वो डिडक्टिव मेथड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2 into 1, 2 into 2 ये एग्जाम्पल हो गए, फिर हमने 2 का पढ़ा बच्चे को सिखा दिया। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, गुणनफल मिलता है फिर उदाहरण दिया जाता है, यानी कोई भी जैसे रेक्टेंगल का टॉपिक है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बता दिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। ये जो आगमन प्रणाली है ये खोज आधारित है, निगमन प्रणाली स्मरण आधारित ज्ञान है। आगमन प्रणाली आरंभिक कक्षाओं या नए विषयों के लिए सही है, लेकिन निगमन प्रणाली बड़ी कक्षाओं के लिए। अब बड़े बच्चे हैं तो उन्हें तो रूल की जरूरत है, रूल लगाएंगे क्वेश्चन हो जाएगा। अब गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में अंतर बताना है, यानी प्रोज टीचिंग और पोएट्री टीचिंग। तो भाई पोएट्री टीचिंग क्या होती है, पोएम। तो पोएम में तो हमें लय बना के लहर में कविताएं, छंद और काव्य सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। लेकिन प्रोज में क्या है, हम गद्यांश के माध्यम से भाषा भी सीखते हैं, व्याकरण और विचारों की समझ विकसित करते हैं, विचार स्पष्ट होते हैं, तर्क, भाषा कौशल और समझ को बढ़ाना। लेकिन पोएम में क्या है, सौंदर्य बोध, मजा आता है ना पोएम पढ़ने में, भावनात्मक विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, रसानुभूति को जागृत करते हैं, हम एक लहर में गाते हैं और जितने सारे रस हैं, कोई पोएम गुस्से की तरफ इंडिकेट करती है, कोई खुशी की तरफ इंडिकेट करती है। तो ऐसे जो प्रोज होती है यानी जो लिटरेचर होते हैं, चैप्टर होते हैं, वो सीधे सरल और तथ्यात्मक होते हैं। लेकिन पोएम जो है लयबद्ध होती है, भावनात्मक फील होती है, उसके अंदर अलंकारिक भाषा होती है। जो प्रोज होती है वो अर्थ केंद्रित पठन पंक्तियों का विश्लेषण आवश्यक होता है। लेकिन पोएम में क्या है, लयात्मक और भाव प्रधान वाचन आवश्यक होता है। जो प्रोज होती है इसमें हम क्वेश्चन आंसर, चर्चा, अनुच्छेद लेखन आदि का उपयोग करते हैं। लेकिन जो पोएट्री होती है इसमें हम भावानुभूति, सैस्वर वाचन, छंद विश्लेषण आदि विधियों का यूज करते हैं। इसमें भाषा की स्पष्टता, भाषा प्रयोग और विश्लेषणात्मक उत्तरों पर आधारित होती है। लेकिन एक सेकंड, लैपटॉप भी हैंग हो गया भाई। जो पोएट्री टीचिंग है इसमें भाव ग्रहण करना, अभिव्यक्ति की क्षमता और काव्य सौंदर्य की समझ पर आधारित होती है। 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिए, 1 सेकंड का बस, मैं फैन चला के आती हूँ। उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण से क्या तात्पर्य है, तो ये हमने पढ़ा ही है, मैंने आपको बताया है कि निदान में हम क्या है, निदान में हम क्या करते हैं, बच्चों को देखते हैं कि कहाँ कमियां आ रही हैं, छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाते हैं। लेकिन उपचार में हम क्या करते हैं, कठिनाइयों को दूर करने का काम करते हैं। इसमें छात्रों की सीखने की समस्या की पहचान करना। लेकिन उपचार में क्या है, पहचानी गई समस्या को पहचान लिया फिर उसे ठीक करना। निदान में क्या है, पर्यवेक्षण, परीक्षण, मौखिक प्रश्न, शैक्षिक मूल्यांकन। लेकिन उपचार में क्या है, हमें हर एक बच्चे पे ध्यान देते हैं कि कहाँ इसकी गलतियां हो रही हैं, अभ्यास कराना, पुनरावृत्ति और मार्गदर्शन देना। समस्या जानने के लिए प्रश्न पत्र, टेस्ट आदि का यूज करते हैं। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण में हम क्या करते हैं, समस्या को हल करने के लिए विशेष पाठ योजना बनाते हैं। ये निरीक्षण और मूल्यांकन करता होती है और उपचारात्मक यहाँ मार्गदर्शन और सहायक होती है। भाई लैपटॉप ने तो गड़बड़ कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अरे चल जा भाई। पद्य शिक्षण में रसानुभूति से क्या तात्पर्य है। जो हम पोएट्री टीचिंग पढ़ते हैं, पोएट्री टीचिंग करते हैं, इसमें रस से क्या मतलब है, रसानुभूत। देखो पोएम में हमें मजा तो आता है ना, तो कविता में क्या होता है, निहित भाव होते हैं, सौंदर्य होती है, संवेदनाएं होती हैं और हृदय से हम अनुभव करते हैं। तो ये कविता को पढ़ाना सुनना नहीं है, बल्कि इसमें भावों का आनंद भी लिया जाता है और कल्पनाओं में बह जाना। बहुत बार कोई पोएम इतनी अच्छी होती है तो मजा आता है सुनने में भी और पढ़ने में भी, आत्मसात करने में भी मजा आता है, लहर इतनी अच्छी बनती है ना। देखो यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लेना क्योंकि लैपटॉप हैंग हो रहा है, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा।
जैसे जब कोई विद्यार्थी वृक्षों पर लिखी कविता पढ़ता है तो वह केवल शब्द नहीं पढ़ता बल्कि वृक्षों की छाया, हरियाली, शांतिपूर्ण अनुभव को महसूस करता है। तो इसका महत्व क्या है कि कविता को जीवंत बनाती है, रसानुभूत कविता को विद्यार्थी को भावनात्मक रूप से जोड़ती है यानी इमोशनली कनेक्ट करती है, छात्रों में संवेदनशीलता, सौंदर्यबोध और काव्य एप्रिसिएशन विकसित करती है और मानवीय मूल्य और भावनाओं की समझ में भी मदद करती है। अब रोल क्या है इसमें टीचर का, तो टीचर क्या है, पोएम को पढ़ के समझाते हैं ना, भाव से पढ़ते हैं और जिससे कि छात्र उसमें इंटरेस्ट ले, छात्रों को पूरी कहानी की तरह उन्हें समझाया जाता है, भावनात्मक तरीके से व्याख्या करते हैं और भावनात्मक ही प्रतिक्रिया बच्चों की लेते हैं कि बच्चे किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उसके पीछे जो छिपे रस, श्रृंगार, करुणा और वीर रस आदि को स्पष्ट करते हैं। अब मेथड्स क्या है, रसानुभूति डेवलप यानी इसकी विधि क्या है, तो रिसाइटेशन विद फीलिंग यानी हम फील के साथ उसे पढ़ सकते हैं, ड्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से हम उसे बता सकते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से हम बच्चों को समझा सकते हैं। हिंदी शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, तो जैसे हमने कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन पढ़ा था ना, तो इसी तरीके से आईसीटी यानी टेक्नोलॉजी का यूज हम कैसे कर सकते हैं, तो वही ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से हिंदी को पढ़ा सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से, प्रोजेक्टर से हम पढ़ा सकते हैं। इसके उद्देश्य क्या है, भाषा सीखने की रुचि जागृत होती है, सुनना, पढ़ना, लिखना, जो ये कौशल डेवलप होते हैं बच्चों के, कठिन विषय को सरल एवं व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करना और नवाचार शिक्षा अनुभव प्रदान करना। जब हम नए तरीके से, अब तक हिंदी कैसे पढ़ते आ रहे थे, अब तक हिंदी ऐसे पढ़ते आ रहे थे कि चैप्टर पढ़ा काम हो गया, लेकिन अब कैसे पढ़ते हैं, अब बहुत बार प्रोजेक्टर भी यूज कर रहे हैं, रोल प्लेइंग भी होती है बहुत बार, है ना, तो इस तरीके से भी हम हिंदी को पढ़ सकते हैं। इससे क्या है, इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चों का। तो आईसीटी के टूल्स कौन से हैं जो हम यूज कर सकते हैं, तो स्मार्ट क्लासरूम है, ऑडियो क्लिप्स से हो सकता है, कहाँ है पेन, कर्सर कहाँ है, ये ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स से हो सकता है, इस तरीके के ऐप हो सकते हैं जैसे कि एनसीईआरटी ऐप है, ई पाठशाला है, दीक्षा है, ऑनलाइन क्विजेज हम कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम है, जूम है, एमस्टीप है। तो इस तरीके के ये टूल्स हैं आईसीटी टूल्स। बेनिफिट क्या है आईसीटी के हिंदी टीचिंग में, तो दृश्यात्मक और श्रवण अनुभव मिलते हैं। जब आईसीटी से हम पढ़ते हैं तो बच्चे देखते भी हैं और सुनते भी हैं, कठिन विषय भी इजी हो जाता है, कठिन कोई चैप्टर है समझ ही नहीं आ रही, कोई पोएम इतनी टफ है तो वो भी इजी हो जाती है, बच्चों की कॉन्फिडेंस डेवलप होती है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है, डिस्कशन भी हो सकता है, सहभागिता को भी बढ़ावा मिलता है, अभ्यास प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, रिपीटेशन का भी माध्यम होता है, यानी अब जैसे आप वीडियोज ही देख रहे हैं तो आप क्या इसे रिपीट करके भी देख सकते हैं, तो ये फायदा हुआ ना आईसीटी का। स्टूडेंट एंगेज थ्रू आईसीटी, तो बच्चे क्या ऑनलाइन मंचों पर अपना उत्तर साझा कर सकते हैं, आप कमेंट में कुछ भी लिख के जा सकते हैं, कोई भी अच्छी चीज अपना कोट छोड़ सकते हैं, अपने भाव दे सकते हैं, प्रस्तुतियां, ई कविता, वीडियो प्रोजेक्ट आदि बना सकते हैं, आप लोग पीपीटी बना सकते हैं, कोई भी पोएम क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आईसीटी से आप स्वतंत्र रूप से सीख सकते हैं, इंटरेक्टिव क्विज और गेम्स के जरिए उन्हें सीखने में आनंद आता है। थोड़ी सी स्लाइड हो रही है। सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, तो माइक्रो टीचिंग मैंने अभी बताया कि 5 से 7 मिनट की अवधि हर एक पॉइंट पे आपको दी जाती है, आज 36 मिनट की साइकिल होती है जो अभी हमने पीछे स्टेप पढ़े। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जिससे कि आपके सारे कौशल हैं उनका विकास हो जाए, जैसे प्रश्न कौशल, उदाहरण कौशल यानी इंट्रोडक्टरी कौशल, एक्सप्लेनेशन स्किल आपकी डेवलप हो जाए और शिक्षकों को स्वयं के प्रदर्शन का विश्लेषण करने का अवसर मिलता है और आत्मविश्वास, शिक्षकों को आत्मविश्वास दिलाना, यानी ये आपकी क्यों कराई जाती है प्रैक्टिस, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। शिक्षण प्रक्रिया में सुगम और प्रभावशीलता और वैज्ञानिक बनाना, यानी नवाचार और प्रयोग की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, यानी कुछ इनोवेटिव डेवलप करना। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, पढ़ाएंगे, सीखेंगे तो इससे आपके अंदर भी तो डेवलप होगा, एक शिक्षक तैयार होता है। मेन फीचर्स क्या है, छोटे समूह में अभ्यास किया जाता है, 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं, हर एक स्किल के लिए 5 से 10 मिनट दी जाती है, कि प्लानिंग के लिए 6 मिनट, फिर फीडबैक के लिए 6 मिनट, तो इस तरीके से 36 मिनट कंप्लीट की जाती है। एक बार में एक ही कौशल पर ध्यान दिया जाता है, जैसे सबसे शुरू में इंट्रोडक्टरी स्किल होती है कि पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, कि पहले से जो बच्चे जानते हैं उसी के अकॉर्डिंग आगे से टॉपिक स्टार्ट करना, रिकॉर्डिंग और फीडबैक के माध्यम से सुधार और दोहराव की अनुमति, यानी अभ्यास के बाद सुधार के लिए भी होता है कि भाई दोबारा से हम इस पे रीफीडबैक भी कर सकते हैं और दोबारा से तैयारी भी कर सकते हैं। स्किल प्रैक्टिस इन माइक्रो टीचिंग, तो प्रश्न पूछने की कला, सुदृढ़ीकरण कौशल, विषय वस्तु की प्रस्तुति, बोर्ड लेखन, उदाहरण देना और पाठ का आरंभ और समापन कौशल। इंपोर्टेंस क्या है माइक्रो टीचिंग का, तो व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है ना, भाई खुद पढ़ा रहे हैं तो व्यवहारिक अनुभव मिलेगा और जो गलतियां उन्हें सुधारने का मौका मिलता है, साथ में विश्लेषण भी होता है और ज्ञान की भी वृद्धि होती है। नवीन वैज्ञानिक और प्रभावी प्रशिक्षण प्रणाली है, आत्मविश्वास डेवलप होता है, स्पष्टता और दक्षता विकसित होती है, फ्लुएंसी आती है, एक अच्छा टीचर बन के निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में नवीन शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है।
हो गया थोड़ा सा ठीक। हाउ आर न्यू वर्ड्स फॉर्म्ड इन हिंदी लैंग्वेज, नए शब्द कैसे बनते हैं? तो हिंदी भाषा में नवीन शब्दों का निर्माण उन प्रक्रियाओं से होता है जिनसे नए अर्थ, नई अभिव्यक्ति और संप्रेषण की सुविधा मिलती है। यह प्रक्रिया भाषा में जीवंत, सशक्त और प्रगतिशील बनाती है। तो कैसे वर्ड फॉर्मेशन हम कर सकते हैं? मेन मेथड क्या है कि मूल शब्द में पहले उपसर्ग जोड़ना, उपसर्ग प्रत्यय के माध्यम से नए शब्द बनाते हैं, संयोग समास के माध्यम से, रूपांतरण के माध्यम से। तो उपसर्ग कैसे जोड़ते हैं? उपसर्ग यानी अन्याय, अन प्लस न्याय, दुष्चरित्र, दुष् प्लस चरित्र। मूल शब्द के बाद प्रत्यय जोड़ना यानी बालकपन, तो बालक मूल हो गया पन, लड़ाई, लड़ प्लस आई, तो दो शब्दों से मिलाकर एक बनाना, राजपथ, राज प्लस पथ, जल प्लस पान, राष्ट्र प्लस भाषा। शब्दों का लिंग वचन या काल बदलना, आया, आई, खेल, खिलाड़ी, ठीक है, तो इस तरीके से उनका रूप बदलना। विदेशी शब्दों का हिंदीकरण करना, जैसे कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इंग्लिश में भी कंप्यूटर है, हिंदी में भी कंप्यूटर है। दूरदर्शन हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। दूरभाष, रेलगाड़ी, इस तरीके एक्रोनिम्स हैं, जैसे रेलगाड़ी है, टीवी है। कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर इंडियन लैंग्वेजेस, और कौन सी लैंग्वेज है जो योगदान देती है हिंदी की लैंग्वेज में? तो संस्कृत से धर्म, नीति, शक्ति शब्द लिए गए। उर्दू से शायरी, मोहब्बत, ख्याल। पंजाबी से बुलेट, गबरू, झक्कास, ठीक है, और इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड हैं। वर्ड बोरोड फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज, जैसे अंग्रेजी के शब्द क्या है? डॉक्टर, स्टेशन, मोबाइल। फारसी से कौन से लिए गए? आदमी, किताब, बाजार। अरबी से लिए गए हैं सब्जी, हिसाब, तरबूज, जो हम अपने रोज के जीवन में यूज करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ साइंटिफिक और टेक्निकल टर्म, कंप्यूटर, संगणक, इंटरनेट, अंतरजाल, मोबाइल, चल, दूरभाष, कोई बोलता है ही नहीं, लेकिन ये क्या है? फॉर्मेशन है। टेक्निकल टर्म और साइंटिफिक टर्म से हिंदी शब्दों का निर्माण करना। नए शब्दों का इंपॉर्टेंस क्या, महत्व क्या है? तो इससे भाई लैंग्वेज एक्सपेंड हो रही है, भाषा का विस्तार हो रहा है, विज्ञान, तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता बढ़ती है, भाषा का आधुनिकीकरण और प्रगति सुनिश्चित होती है, परिवर्तन के अनुसार शब्द बदलते हैं, शब्द में वृद्धि होती है, अभिव्यक्ति की शक्ति डेवलप होती है, और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ती है। अब 2019 के वेरी शॉर्ट हैं, जल्दी से कर लेते हैं। स्पेलिंग एरर क्या कहलाता है? यानी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं? जैसे ध्वन्यात्मक अशुद्धि, बकवास, हम बोलते हैं ना बकवास मत कर। वर्णात्मक, वर्ण में गलती है। क्रम होता है, हम बोलते हैं क्रम, है ना। मात्रा अशुद्धि, पानी, पढ़ी, कोई बोलता है। विराम चिन्ह अशुद्धि हो सकती हैं। संयुक्ताक्षर अशुद्धि हो सकती हैं। तो इस तरीके की अशुद्धियां हम यूज कर लेते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल से क्या तात्पर्य है? यानी स्टिमुलस वेरिएशन, पीछे हमने पढ़ लिया है कि अपने हाव भाव बदलना, बोलचाल, अपनी आवाज ऊंची नीची करना। रचना कौशल, कंपोजिशन टीचिंग क्या है? तो इससे स्वतंत्र लिखना, विचार अभिव्यक्त करना, रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है? तो मीजर होता है किसी चीज को मापना, वो भी किसमें? संख्या में, क्वांटिटेटिवली। कैसा? क्वांटिटेटिवली, मात्रात्मक तरीके से। कैसा? मात्रात्मक, मात्रा में। 1 किलो दूध, 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा, तो ये मापन होता है। मूल्यांकन क्या होता है? बच्चे की योग्यता, बच्चे का व्यवहार, दृष्टिकोण का समग्र आकलन, सारी चीजों का इवैल्यूएशन करना, सारी चीजों का आकलन करना। वाचन की विशेषता, रीडिंग की विशेषता क्या है? तो रीडिंग कर करके हमारी स्पष्टता आती है, शुद्धता आती है, स्पष्ट क्लैरिटी आती है, उचित गति, हमें ये पता चल जाता है कहाँ पोज करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ तेज बोलना है, कहाँ मंदा बोलना है। विराम चिन्हों का उपयोग आ जाता है। भाव, जैसे कोई हंसी की है तो हम स्माइली फेस के साथ चैप्टर को रीड करेंगे, कोई दुख भरा है तो हमें हंसी थोड़ी ना आएगी उसमें। मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? तो मौन वाचन क्या है? समझ के साथ शीघ्र अध्ययन करता है, यानी हमारी समझ विकसित होती है। जो माइक्रो टीचिंग है ये किस लिए यूज होती है? जिससे कि आपके कौशल विकसित हो जाएं। तो शिक्षण कौशल के अभ्यास से सुधार हेतु माइक्रो टीचिंग यूज की जाती है। पै, फै, बै, भै, मै, ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो क्या है? ये ओष्ठ्य व्यंजन है। भाषा प्रयोगशाला से भाषा का विकास किया जाता है, यानी श्रवण, उच्चारण और अभ्यास के माध्यम से। ठीक है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डन थ्रू, कैसे होती है लैंग्वेज डेवलप? सुन के, बोल के, अभ्यास करके। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कविता भावनात्मक विकास, यानी हमारी फीलिंग्स डेवलप करना, रसानुभूति कराना। 2018 की भाषा एक कला है, लैंग्वेज इज एन आर्ट, क्योंकि क्या है? इससे हम सृजनात्मकता, अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम है, बातचीत कर सकते हैं, प्रभावशाली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सौंदर्य बोध है, यानी अलंकार, लय, छंद, रस आदि जैसे तत्व होते हैं, सौंदर्य उत्पन्न कराते हैं। साहित्य रचनाओं का निर्माण कर सकते हैं, भाषा की गहराई को समझ सकते हैं। रचनात्मकता को प्रोत्साहन करती है, संप्रेषण को शिल्प और नाटक और मंच कला से संबंध है, यानी मंच प्रस्तुति, संवाद, अभिनय आदि में भाषा की कलात्मक आवश्यकता होती है। भाई किसी भी मंच पे कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी नाटक हो रहा है, तो वहां हिंदी भाषा यूज होती है। भाषा शिक्षण की विभिन्न सिद्धांतों को संक्षेप में लिखिए। प्रिंसिपल लिखने हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW, ये क्रम में।
यानी भाषा शिक्षण में ये चारों कौशल क्रमिक रूप से विकसित किए जाते हैं। पहले सुनता है बच्चा, फिर बोलना। अब छोटा बच्चा है, 3-4 महीने का बच्चा है, तो वो बोलता थोड़ी है, सिर्फ सुनता है। फिर उसके बाद जैसे बच्चा 1 साल का होने को होता है, 9 महीने 10 महीने बोलना शुरू करता है। फिर बच्चा 2 साल का होने को होता है तो वो पढ़ना शुरू करता है। फिर बच्चा स्कूल में एडमिशन करा देते हैं तो वो लिखना शुरू करता है। तो इस तरीके से क्या है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बाल केंद्रित भाषा शिक्षण में बच्चे की रुचि, योग्यता और आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। संदर्भात्मक यानी भाषा का शिक्षण वास्तविक जीवन के संदर्भों को जोड़कर किया जाना चाहिए, है ना। अनुभव आधारित होना चाहिए, यानी भाषा का शिक्षण बच्चे के अनुभव और पर्यावरण से जोड़कर होना चाहिए। यानी हम बच्चे को, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो हम कैसे पढ़ाते हैं, बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग होनी चाहिए, कंटेक्चुअल होना चाहिए, अनुभव एक्सपीरियंस बेस्ड होनी चाहिए, प्राकृतिक नेचुरल होनी चाहिए। यानी भाषा उसी प्रकार सिखानी चाहिए जैसे बच्चा मातृभाषा सीखता है। गतिशीलता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, तो लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। भाषा शिक्षण क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा थोड़ी आज भाषा सीख ली हमने बस हो गया, अब आगे सीखने की जरूरत ही नहीं है। पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो जिसमें सीखने और सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। आनंदपूर्ण शिक्षण होता है, यानी भाषा शिक्षा में खेल, कहानियां, गीत आदि का प्रयोग कर उसे रोचक बनाया जा सकता है। सक्रिय भागीदारी, बच्चों को चर्चा, संवाद, नाटक, वाचन में भाग लेने का अवसर देना चाहिए। अनुलेख, प्रतिलेख और सुलेख में अंतर बताइए। देखो ये हमने पीछे पढ़ लिया है वैसे कि डिक्टेशन क्या होता है, प्रतिलेख क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और हैंडराइटिंग प्रैक्टिस। तो डिक्टेशन और सुलेख तो हमने पढ़ लिया है। अनुलेख क्या होता है, ये भाषा शिक्षण की एक विधि है जिसमें छात्र किसी दिए गए पाठ्य वाक्य को देखकर उसी प्रकार लिखते हैं। इसमें छात्र शब्दों की रचना, वर्तनी और लेखन शैली को सही करने का अभ्यास करते हैं। तो ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। डिक्टेशन हमने समझ लिया है। डिक्टेशन क्या होता है कि टीचर बोल रहा है, बच्चे लिख रहे हैं कोई भी वर्ड। और हैंड राइटिंग प्रैक्टिस क्या होता है कि नकल करना, देख के हमने कोई भी बच्चे को कोई भी टॉपिक दिया, कोई भी चैप्टर दिया कि इसे देख के साफ साफ लिखिए, तो इसमें फोकस रहता है लिखने पे। पाठ योजना का अर्थ, आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो लेसन प्लानिंग क्या होती है, इसकी नीड और इंपोर्टेंस बतानी है। तो पाठ योजना क्या है, क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले हम तैयार करके जाएंगे ना टॉपिक, तो उसे पाठ योजना कहते हैं। तो एक शिक्षण की पूर्व निर्धारित रूपरेखा की पढ़ाने से पहले ही अपनी रूपरेखा तैयार कर लिया कि क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, किस उद्देश्य से पढ़ाएंगे, कौन सी हमें सामग्री यूज करनी है, क्या गतिविधियां हमें करानी है, कौन से संसाधन यूज करने हैं, शिक्षण विधियां कौन सी यूज करनी है, कैसे बच्चों का मूल्यांकन करना है। तो ये सारी चीजों की प्लानिंग हम पहले ही कर लेते हैं। तो इससे शिक्षण लक्ष्य, सामग्री, प्रवेशिका, प्रस्तुति, विकास, समीक्षा और गृह कार्य जैसे तत्व शामिल होते हैं। इसकी आवश्यकता क्या है, भाई क्यों करते हैं लेसन प्लानिंग? लेसन प्लानिंग इसलिए तो करते हैं कि सुनियोजित शिक्षण हेतु, यानी कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। और समय कि हमें 30 मिनट 40 मिनट पढ़ाने के लिए दिए गए तो हम उन्हें कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं। लक्ष्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए, यानी हमारा एम क्या है पढ़ाने का। तो पाठ योजना यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षण स्पष्ट होना चाहिए, पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, कि हमारा आज ये एम है कि मुझे ये चैप्टर पूरा कराना है, तो यानी ये एम पूरा होना चाहिए। शिक्षक की आत्मविश्वास पूर्ण प्रस्तुति होनी चाहिए, यानी पहले से योजना बनाने से शिक्षक न केवल विषय में निपुण होता है बल्कि कॉन्फिडेंस भी आता है। शिक्षण सामग्री का पूर्व चयन, पाठ योजना में शिक्षक आवश्यक शिक्षण सामग्री और संसाधनों का चुनाव पहले से करता है, पहले से ही सोच लेता है कि आज तो मुझे इस तरीके से पढ़ाना है बच्चों को। ये क्या है, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा संभव होती है, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। सुधार की गुंजाइश भी होती है, पहले से अगर हमने योजना बना ली है तो मूल्यांकन कर अगली बार उसमें सुधार किया जा सकता है। अकस्मात स्थितियों से निपटने, यानी कोई भी चैलेंजेस आ रहा है, कोई भी हर्डल्स आ रहा है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि मानो हमें एकदम से फेस करनी पड़ेगी, तो हम पहले से उसके लिए तैयार हो जाएं। इंपोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, पाठ योजना का महत्व क्या है, तो प्रभावी शिक्षण का आधार, यानी एक अच्छी इफेक्टिव टीचिंग होती है, शिक्षण में निरंतरता बनी रहती है और मूल्यांकन में पहले से हम सोच लेते हैं कि कैसे हमें बच्चे का मूल्यांकन करना है, तो ये भी इसका महत्व है। समयबद्ध समापन होता है कि टाइम से सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, क्योंकि इतना ही मटेरियल हम तैयार करके लाते हैं, पहले से टाइम देख लेते हैं कि इतनी मिनट यहाँ लगेंगे, इतनी मिनट यहाँ लगेंगे, 40 मिनट में टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। शिक्षण के प्रदर्शन का आधार होता है, विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ती है, बच्चे क्या इंटरेक्ट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं, नवाचार के अवसर मिलते हैं, उच्च गुणवत्ता वाला शिक्षण होता है, यानी टीचिंग जो है बिल्कुल हायर ऑर्डर होती है। What do you understand by oral expression, यानी मौखिक अभिव्यक्ति से क्या समझते हैं, इसे उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोल के अपने आप को एक्सप्रेस करना, तो अपने विचारों, भावना और सूचनाओं को बोलकर प्रभावी ढंग से व्यक्त करना। जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये क्या है, मोरल अभिव्यक्ति है, मैं बोल के बता रही हूँ। बीच बीच में मैंने अभी बताया कि लाइट चली गई, भाई यहाँ आंधी आ रही है, अब बारिश भी आ गई, तो मैं कह रही हूँ वाईफाई अब बंद हो जाएगा, पता नहीं क्या होएगा, तो ये क्या है, मोरल अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो मैं बोल के बता रही हूँ, तो ये ओरल एक्सप्रेशन है। तो इससे शब्दों की स्पष्टता, उच्चारण, स्वर, गति और हाव भाव का समूचा
समुचित प्रयोग किया जा सकता है। तो ये भाषा सबसे प्रारंभिक और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जो बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति सबसे पहले विकसित होती है और यह उनकी संवाद क्षमता पर आधार बनती है। और इसके उद्देश्य क्या है, तो विचार स्पष्ट कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली मैं बता सकती हूँ। भाषा पर अधिकार बढ़ाना यानी शब्द भंडार, व्याकरण, वाक्य संरचना में प्रवीण बनाना, सुनने और उत्तर देने की क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और सामाजिक संवाद, आप कम्युनिकेशन, आप सोशली भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये संचार में शिष्टाचार, तर्कपूर्ण बात करना, दूसरों से बात को समझना, लिखना, दूसरे को समझाना और दूसरे को भी समझना। सृजनात्मकता का विकास होता है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है, श्रवण कौशल का संवर्धन होता है, ये सुनने की भी आदत होती है। अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना जरूरी है, अच्छा गुड लिसनर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुन सकते हैं तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बहुत अच्छी स्किल है आपके अंदर। मौखिक अभिव्यक्ति श्रवण और प्रतिक्रिया दोनों को सुधारती है। सही उच्चारण और ध्वनि प्रयोग सिखाना। मूल्यांकन के उद्देश्य और महत्व बताइए। तो जो हम इवैल्यूएशन करते हैं उसका क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है। तो भाई इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है बच्चे का संपूर्ण आकलन करना कि क्या उसने सीखा है, कितना उसने सीखा है, किन किन क्षेत्रों में उसे कठिनाई हो रही है, और शिक्षण जो मैंने पढ़ाया है ये बच्चे के लिए इफेक्टिव है भी या नहीं। अब मैं आपको मैराथन कराती हूँ तो लेकिन आप फीडबैक तो देते हैं ना, तो मूल्यांकन यही है कि अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो पढ़ाया हुआ अच्छा है। अब लास्ट ईयर बच्चों ने टॉप किया तो बहुत अच्छा लगा देख के भी। तो ये क्या है, ये मूल्यांकन होता है। तो ये मूल्यांकन से पता चलता है कि कितना आप सीख रहे हैं, किस क्षेत्र में आपको कठिनाई है, और कितना पढ़ाया हुआ कितना प्रभावी रहा। तो ये केवल परीक्षा नहीं बल्कि संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की जांच होती है। अब इसके उद्देश्य क्या है, तो विद्यार्थियों की प्रगति जानना कि बच्चे कहाँ पे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, कितना वो समझ रहे हैं। शिक्षण की प्रभावशीलता जानना कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो कितना सफल हो रहा है। सीखने की कठिनाइयां पहचानना, किस भाग में बच्चा पिछड़ रहा है, ये सारी चीजें जानना। उपयुक्त शिक्षण विधि चुनना कि किस मेथड से हमें पढ़ाना है कि परिणाम अच्छे आए। पुनः शिक्षण की योजना कि दोबारा से पढ़ाने की आवश्यकता है, उन्हें पहचानना जाता है। प्रोत्साहन देना, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे। शिक्षण के लक्ष्य तय करना, मूल्यांकन से यह पता चलता है कि शिक्षण उद्देश्य पूरे हुए हैं नहीं। पदोन्नति का आधार, तो छात्रों को अगली कक्षा में ट्रांसफर करना है, अपग्रेड करना है, तो पदोन्नति यानी दूसरी क्लास में पहुंचाना है। तो महत्व क्या है, छात्र और शिक्षक और छात्र दोनों को मार्गदर्शन देता है। भाई टीचर को भी गाइडेंस मिलती है ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन के थ्रू। मूल्यांकन से तो पता चलता है कि कहाँ मुझे अपने तरीके बदलने हैं। और छात्र शिक्षक को लक्ष्य की ओर केंद्रित करता है, शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाता है, शिक्षकों को तैयारी सुधारने में सहायक करता है। एक्शन रिसर्च क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य और क्षेत्र, ये कल हमने टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी में भी काफी अच्छे से पढ़ा था। तो जो एक्शन रिसर्च होती है, जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है, ये स्कूल लेवल पे होता है। कहाँ पे होता है, स्कूल लेवल पे, ठीक है, स्कूल लेवल पे होता है। दूसरा क्लासरूम की जो चैलेंजेस होते हैं, यानी कक्षा की जो कमियां होती हैं, जो इश्यूज होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, जो समस्याएं होते हैं, उनका समाधान करने के लिए हम क्रियात्मक अनुसंधान का यूज करते हैं। तो जिसमें शिक्षक स्वयं अपनी शिक्षण समस्याओं का समाधान खोजता है, वो क्या कहलाता है, एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। यह व्यवहारिक भी होता है, वास्तविक और तत्कालीन कक्षा की समस्याओं से जुड़ा होता है। इसके उद्देश्य क्या है कि कक्षा में जो समस्याएं आ रही हैं, जो हर्डल्स आ रहे हैं, उन पे ध्यान देना और उन्हें सोल्व करना। शिक्षण विधियों में सुधार करना कि जो हमारे टीचिंग तरीके हैं पढ़ाने के, उसमें सुधार करना। सीखने में रुचि बढ़ाना कि बच्चों को सक्रिय बनाना कि क्या चीजें ऐसी हैं जिससे बच्चे एक्टिव नहीं है, तो इस चीज पे क्रियात्मक अनुसंधान होगा। शिक्षक की दक्षता बढ़ाना, शिक्षक को आत्म विश्लेषण